नमस्कार, सीएनबीसी आवाज़ मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। एसबीआई के नंबर्स आ रहे हैं। इनिशियल एक बहुत बड़ी नीजक रिएक्शन के बाद थोड़ा सा अब कूल ऑफ हुआ है। अभी आई थिंक मार्केट वेट कर रहा है मार्जिन नंबर जो कि स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। इसके बाद स्लिपेज का नंबर आता है, वो काफ़ी क्रूशल होता है। तो लेट्स सी मार्केट उसके बाद किस तरीके से रिएक्ट करेगा। लेकिन अभी के लिए जो इनिशियल नंबर्स आए हैं उन पर आप मार्केट का रिएक्शन देख रहे हैं। इसके अलावा फर्स्ट ऑफ ऑल शेयर वीरू, गुड आफ्टरनून। और आज वीकेंड है, ऑब्वियसली फ्राइडे आ चुका है। एक अच्छा हफ्ता रहा मार्केट के लिए। ये शुरुआत अच्छी हुई लेकिन उसके बाद वो पूरा एक दो कन्फ्यूजन कैश के इशू की वजह से रहे। अर्निंग्स इस पूरे हफ्ते आती रही और ऑब्वियसली ये अगला हफ्ता लास्ट हफ्ता होगा अर्निंग सीजन का। और आज शाम को यूएस मार्केट में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट्स आने हैं। वो जो पेरोल का डेटा है वो आई थिंक मेक और ब्रेक है ग्लोबल मार्केट के लिए। कच्चा तेल अभी भी स्टेबल है। आईटी आज अच्छा चला, हमने सुबह बात भी की थी कि आज आईटी में अच्छी रैली आनी चाहिए। और साथ ही बैंक निफ्टी ये थोड़ा करेक्ट हुआ कच्चे तेल के ऊपर आने की वजह से। लेकिन खैर इन सब पर बातचीत करेंगे, लेकिन अभी के लिए शो की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन बाजार एक रेंज में, निफ्टी करीब 80 पॉइंट फिसल कर 24,600 के नीचे आया। एसबीआई के अच्छे नतीजों से बैंक निफ्टी में थोड़ी रिकवरी, वहीं हल्की बढ़त के साथ मिड कैप्स कर रहे हैं आउट परफॉर्म। एसबीआई के अच्छे नतीजे, मुनाफा नेट इंटरेस्ट इनकम निकले अनुमान से अच्छे। मुनाफा करीब 10% तो नेट इंटरेस्ट इनकम में करीब 15% की ग्रोथ है। 2.86% के एनआईएम्स ने भी किया बाजार को खुश। एसेट क्वालिटी में भी सुधार, शेयर करीब 2% उछला। कमजोर बाजार में आईटी शेयरों ने दिखाया दम, करीब 1.5% चढ़ा इंडेक्स। 3% उछाल के साथ निफ्टी के टॉप गेनर बना टीसीएस। साथ ही एलटीएम, केपीआईटी और एम्फेसिस भी 2 से 3% ऊपर। रिवॉल्विंग क्रेडिट को लेकर आरबीआई के ड्राफ्ट नियमों से बिगड़े एनबीएफसीज के सेंटीमेंट। रिवॉल्विंग क्रेडिट बंद करने का प्रस्ताव, बजाज फाइनेंस करीब 5% गिरा। आईएफएल बोला बजाज फाइनेंस के कंसोलिडेटेड एयूएम पर 15% तक पड़ सकता है असर। एनबीएफसी के साथ केमिकल और कंज्यूमर ड्यूरेबल शेयरों में भी दबाव, करीब 0.5% फिसले दोनों सेक्टर इंडेक्स। वहीं दूसरी ओर ऑटो शेयरों में तूफानी रफ्तार, करीब 1.5% चला इंडेक्स। कल नतीजों के बाद नमूरा की बुलिश रिपोर्ट से सर पर भागा समुद्र मदरसन। करीब शेयर 9% ज्यादा उछलकर वादा के हीरो ऑफ द डे बना। मैनेजमेंट के मुताबिक मजबूत फ्री कैश फ्लो से मिलेंगे नए अधिग्रहण के मौके। हर पैमाने पर दमदार नतीजों के बाद सीमेंस एनर्जी में फुल जोश, शेयर में करीब 13% ज़्यादा का उछाल। तीसरी तिमाही में कंपनी के मुनाफे में करीब 68% की जोरदार बढ़ोतरी। बेहतर ऑपरेटिंग लेवरेज, ज़्यादा एक्सपोर्ट और ऑर्डर्स से मार्जिन में भी दिखा जंप। बिग स्टॉक्स और चार्ज पीढ़ी पड़े सटीक अच्छे कमेंट्री के बाद भागा बेचैनिया, करीब 4% उछलकर बना आज का हीरो। वहीं शानदार नतीजों से हीरो मोटो में भी करीब 3% की तेजी, साथ ही एलआईसी चला। लेकिन रिजल्ट्स के बाद क्रॉम्पटन में बड़ा एक्सीडेंट, 6% टूट कर वादा के टॉप लूजर्स में शुमार। अपोलो टायर भी कमजोर, उधर चार्ज जीपीटी इंडियन बैंक मजबूत। शनिवार को आएंगे वायदा कंपनी डिलीवरी के नतीजे, 61% घट सकता है मुनाफा, हालांकि रेवेन्यू में बढ़त संभव। साथ ही सोमवार को भारत फोर्ज, बॉश और वोडाफोन के आएंगे रिजल्ट्स। चलिए मार्केट पे बाद में आएंगे, पहले एसबीआई रखिएगा। स्लिपेजेस रेशियो थोड़ा सा बढ़ा है लेकिन फिर भी जो एक्सपेक्टेशन था उससे बेहतर है। और आई थिंक इसमें इस बार आई थिंक एग्री सेक्टर का सीजनल फैक्टर था जिसकी वजह से इम्पैक्ट आया है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो है श्रेया वीरू, वो एक्चुअली एक्सपेक्टेशन से बेटर है और सीक्वेंशली काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट है नेट इंटरेस्ट मार्जिन में। होलसेल बैंकिंग एनआईएम 2.86% पर आया है और एस्टिमेट 2.84 का था। डोमेस्टिक नेम भी 3% का आया है। तो कुल मिलाकर नंबर्स अच्छे हैं। स्लिपेज रेशो थोड़ा बढ़कर आया, लेकिन जैसा मैं कह रहा था कि ये एक आई थिंक एग्री का एक शायद एक इम्पैक्ट है जिसकी वजह से ये शायद आपको इस तरीके के मूव्स दिखाई दे रहे हैं। एक और चीज़ का ध्यान में रखिएगा कि स्टॉक काफ़ी चल चुका है अपने रिसेंट लोज से, लेकिन फिर भी जो पिछले क्वार्टर के डिज़ास्टर नंबर्स आए थे आई थिंक उसके मुकाबले अगर आप देखेंगे तो ओवरऑल नंबर्स इस बार के प्राइमा फेसी एटलीस्ट बाज़ार को शायद पसंद आएंगे। अब कुछ देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होगी, आई थिंक उसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा कि वो क्या बात करने वाले हैं इनकी। बट अदरवाइज़ अगर आप देखेंगे एडवांसेस करीब 18% बढ़े हैं यहाँ पर। होलसेल बैंक 18.6%, डोमेस्टिक एडवांसेस 18.15%। और जो स्लिपेज का नंबर है 7359 करोड़ वर्सेस 5548 करोड़, एक्सपेक्टेशन 7500 करोड़ का था, तो वो भी
एक्सपेक्टेशन से थोड़ा कम ही है और जिसमें शायद एक एग्री का फैक्टर भी है। मेरे ख्याल से ये नंबर बाजार को पसंद आने चाहिए और उसका ऑब्वियसली एक बैंक निफ्टी पर इम्पैक्ट, कल भी आपको याद होगा बैंक निफ्टी को अगर किसी स्टॉक ने बेल आउट किया था तो बैंक SBI ही था। आज भी अगर आप देखेंगे तो जो 57,700 से अब ये पूरी की पूरी रिकवरी आई है, ये SBI की बदौलत ही आई है। और अब बात करते करते आप देखें तो SBI इस समय फ्रेश इंट्राडे हाई पर आ चुका है। तो ये तो बात हो गई SBI की। कुछ देर में और नंबर्स आएंगे डिटेल में और एक बार जब मैनेजमेंट अपनी कॉन्वर्सेशन या फिर अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू करेंगे तब वापस कट करेंगे, लेकिन अभी के लिए नंबर्स SBI के प्राइमा फेसी अच्छे लग रहे हैं। चलिए अब आते हैं बाज़ार पर, क्योंकि बाज़ार के लिए आज रहा है एक मिला जुला दिन। आज फिर बाज़ार में एक सॉर्ट ऑफ रेंज में कारोबार हुआ है। एक आप निफ्टी की रेंज देखें, हालांकि आज की रेंज थोड़ी बढ़ी है कल से। कल 70 पॉइंट की थी श्रेया, आज 100 पॉइंट की है। हाई 24,630 का, लो 24,530 का। और बाजार ने खरीदारी और बिकवाली दोनों जोन को रिस्पेक्ट किया। आई थिंक हम सुबह जो हमने सेल जोन और बाय जोन किए थे, सेल जोन से बस 20 पॉइंट पहले से फिसल गए, बाय जोन को तो आई थिंक पूरा रिस्पेक्ट किया मार्केट ने। और जो हमने सुबह एक व्यू लिया था कि IT आउट परफॉर्म करेगा आज और बैंक्स में प्रेशर आएगा, आई थिंक वो प्ले आउट हुआ। उसी हिसाब से मिड कैप और स्मॉल कैप यहाँ पर मामूली आउट परफॉर्मेंस है। एडवांस डिक्लाइन देखें आप तो इवन है एकदम, 1:1 का है। लेकर आए जरा एडवांस डिक्लाइन का रेशियो भी, वो लाइन लेकर आए, कुछ और ही आ गया था, कोई बात नहीं। ये 1511 बढ़ने वाले शेयर, 1589 गिरने वाले शेयर। आज अर्निंग्स का भी काफ़ी बड़ा रिएक्शन आपको देखने को मिल रहा है। अगर आप देखें तो हीरो मोटो, संवर्धन मदरसन, ब्रिटानिया और अरबिंदो फार्मा, इन सब में नंबर्स के बाद तेज़ी है। क्रॉम्पटन ग्रीव्स और ट्रेंट, ये दो स्टॉक्स रहे जहां पर अर्निंग्स के बाद थोड़ी सी गिरावट आई है। क्रॉम्पटन तो आज का एक्सीडेंट भी है, ट्रेंट में भी बड़ी गिरावट है। और कुछ देर में डिटेल में डिस्कस करेंगे बजाज फाइनेंस, इसमें बड़ी गिरावट आई है। जो RBI का एक ड्राफ्ट नियम आए हैं उनका एक इम्पैक्ट है और अब तो ये स्टॉक 6%, जी हाँ, सुबह जब शुरुआत हुई थी तो इतना नीचे नहीं था, लेकिन अब करीब करीब 6% नीचे इस समय आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। लेट्स सी आखिरी का 1.5 घंटा हमारे लिए कैसा रहेगा। हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र और आखिरी 1.5 घंटा कैसा रहेगा उस पर नजर रहेंगे मार्केट। लेकिन फिलहाल बैंक निफ्टी अगर एक बार रख सकते तो फिर से रखेगा स्क्रीन पर और निचले स्रोत से रिकवरी के संकेत। SBI अगर आप एक बार फिर से रखें स्क्रीन पर, नतीजों के बाद कैसा मूव बनता हुआ और डेज हाई के आसपास आपको SBI कामकाज करता हुआ नजर आएगा और डिटेल में नंबर डिस्कस करेंगे, साथ ही मैनेजमेंट से चर्चा भी सुनाएंगे आपको CNBC आवाज पर, तो बने रहिए। लेकिन मार्केट इस हफ्ते ठीक ठाक रहा, लेकिन बड़ा सवाल सर यही, हमने ये पूरा वीक देखा, CS का केओस देखा, उसके बाद उसको थमता हुआ भी देखा। अब वीकेंड जैसा कि आपने डिस्कस किया काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा US के लिहाज से भी और वॉर के लिहाज से भी। वीकेंड पे भी कुछ भी डेवलपमेंट हो सकते हैं, तो ऐसे में स्ट्रैटेजी क्या होगी, क्या कैरी करना चाहिए इस मार्केट में, या फिर थोड़ा थम जाए, न्यूट्रल जाना ही बेहतर होगा? और अब इन लेवल्स पर निफ्टी और बैंक निफ्टी में कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं? देखिए श्रेया, मेरा मानना यह है कि वीकेंड में बहुत ही बड़ा डेवलपमेंट होने वाला है और मतलब हो सकता है, एक तो हमें पता है कि होने वाला है, जो कि US का फार्म्स पेरोल का जो पेरोल का डेटा है वो आएगा। तो US में तो मेक और ब्रेक डे है उस पेरोल्स डेटा की वजह से। वो पेरोल्स डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है डॉलर इंडेक्स के हिसाब से, बॉन्ड यील्ड के हिसाब से, गोल्ड सिल्वर के हिसाब से, फेड क्या करेगा, फेड क्या डायरेक्शन देगा मार्केट को उसके हिसाब से। और इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो वीकेंड पर US ईरान जो युद्ध चल रहा है उसके अपडेट्स का भी एक जोखिम रहेगा, ठीक है ना। हालांकि एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा कि पिछले 2 सोमवार ये रिस्क जो है मार्केट के अगेंस्ट नहीं प्ले आउट हुआ, मार्केट के फेवर में प्ले आउट हुआ है, क्योंकि दोनों बार ट्रंप ने आके पॉजिटिव बोला और मार्केट में गैप अप हुआ है। पिछले मंडे भी गैप अप हुआ था, इस मंडे भी गैप अप हुआ था, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तीसरी बार भी ऐसा ही होगा। तो अगर आप पोजीशन लेकर जा रहे हैं तो हेज जरूर करें, वरना मेरा तो हमेशा व्यू रहता है कि ऐसे में ना पोजीशन कैरी करें तो बेटर है। क्या हो जाएगा, मंडे को गैप अप या गैप डाउन के बाद आपको एक अच्छा ट्रेड करने का मौका मिलेगा, न्यूट्रल रहें और सोमवार को एक फ्रेश व्यू रखें। ये इवन IT में भी मैं कहूँगा जो हमारा आज का व्यू था वो आज का व्यू था। पहले जो हमने एक व्यू लिया था वो एक पोजिशनल व्यू था, आज का व्यू था वो आज के लिए था। हाँ बिल्कुल, इसको भी आज जाते जाते निपटा कर जाएं। निफ्टी पर जहाँ तक सपोर्ट लेवल है 24,500 से 24,550 और अगर ये टूट गया तो 24,350 से 24,400 पर। रेजिस्टेंस तो वेल डॉक्यूमेंटेड है, अब 24,650 से 24,700 क्लियरली ये मार्केट के लिए बड़ी रेजिस्टेंस है। बैंक निफ्टी की जहाँ तक बात है, बैंक निफ्टी में आपका सपोर्ट रहेगा 57,500 से 57,700 का और आपकी रेजिस्टेंस रहेगी करीब करीब 58,000 से
58,200 तक। चलिए वीरू के पास चलते हैं और जानते हैं स्टॉक स्पेसिफिक कहाँ एक्शन है। वीरू बताएं। बिल्कुल अनुज, गुड आफ्टरनून। देखिए अनुज, पहली बात तो आईटी को शायद और आईटी के स्टॉक्स को इस स्टॉक पिकिंग के ऑर्डर में हम अवॉइड नहीं कर सकते। टीसीएस लार्ज कैप आईटी में ही फोकस करूंगा मैं। टीसीएस ने जहां से इजेक्ट किया था वो आज था उसका 100-डे एक्सपोनेंशियल एवरेज। मैं फोकस कर रहा हूँ डिफरेंशियल पे। निफ्टी आईटी ने आज अपना 200-डे में स्ट्राइक किया और ये स्टॉक बैठा हुआ है अभी एक अच्छे प्राइस परफॉर्मेंस के बाद भी सिर्फ 100-डे पे। रेजिस्टेंस इसका करीब करीब 2460 और 2455 के आसपास आता है। बट जिस प्रकार का बिल्डअप इसमें हुआ है, जिस प्रकार की पुट राइटिंग है और जिस तरीके से आज के लो, कल के लो, परसों के लो और इस हफ्ते के लो के नीचे 100-डे में बैठा है, इंटरेस्टिंग सेटअप लग रहा है टीसीएस का। दूसरा है एमएनएम। मैं ऑटो जायंट एमएनएम को देख रहा था अनुज, 2% ऊपर है और ये अब अपने 3 हाईज पार कर चुका है सिंस 5 मार्च 26। अब तक के अगर आप देखें जो एक लेवल था वो था करीब करीब 3400, 3450, 20 उस जोन को पार कर चुका है। लोडिंग अच्छी है, 2% की 2.5 लाख का बिल्डअप है यहाँ पर और ऑलमोस्ट अपने 19 फरवरी 18 फरवरी के उस कोलैप्स होने वाले पॉइंट जहाँ पे 100-डे में टूटा था उसको रिगेन करता हुआ। तो बिल्डअप एमएनएम का स्ट्रॉन्ग है। और तीसरा है यहाँ पर इंडियन बैंक में थोड़ा सा अगर आप देखें बेनिफिट जो इस वक्त पीएसयू बैंक्स में आ रहा है एंड मोर स्पेशली द थ्रस्ट जो कि एसबीआई ने जनरेट किया है उसके अंतर्गत इंडियन बैंक लूंगा। आपकी स्क्रीन पे आएगा 890 पर, ऑलमोस्ट डे हाई पर और इसने अब 4 मई के बाद अब तक की जो सारी की सारी ट्रैजेक्टरी थी उनको क्रॉस कर दिया है। अच्छा बिल्डअप है 4.25 लाख का। अनुज, मैं अपना प्रश्न जो है वो इनफैक्ट आज इसी दिन के लिए बचा के रखा था कि इस बार आज से पहले भी अगर आप देखें एक लीडरशिप क्राइसिस था कि हु इज गोइंग टू टेक लीडरशिप, किसके लीडरशिप में बैंक निफ्टी आगे अगर चलता है तो चलेगा। आईसीआईसीआई बैंक के नंबर्स अच्छे थे लेकिन उसी दिन एचडीएफसी बैंक का डिसअपॉइंटमेंट भी आ गया। पर जिस प्रकार के नंबर्स यूनियन बैंक, इंडियन बैंक, जिस प्रकार के नंबर्स एसबीआई हैं, आपको कुछ सेंस करने में मदद मिल रही है कि कौन लीडरशिप रख सकता है अगर बैंक निफ्टी को चलना है तो? देखिए, कौन लीडरशिप ले सकता है बैंक निफ्टी को चलना है, इससे ज़्यादा आसान सवाल का जवाब है कौन लीडरशिप ले रहा है बैंक निफ्टी को ना चलने देने में, और उसका जवाब है एचडीएफसी बैंक। एक बार फिर से आप एचडीएफसी बैंक का इंट्राडे चार्ट उठा के देख लीजिए और देखिए ज़रा इस स्टॉक को। और ये देखिए, हमने आज सुबह बात की थी कि आज इसमें मुझे हैरानी नहीं होगी अगर 52 वीक लो लग जाए तो। आई थिंक हम बहुत क्लोज हैं उसके। 726.65 का 52 वीक लो है, 728 आज का लो है, ऑलमोस्ट वहाँ जा रहे हैं। तो आई थिंक ये तो क्लियर हो गया। थोड़ा प्रेशर आईसीआईसीआई बैंक पर भी है। आई थिंक आईसीआईसीआई बैंक के केस में नंबर्स के बाद से ये स्टॉक समहाउ क्रॉस नहीं कर पाया अपने हाईज को 1500 के। आज काफ़ी गिरा आईसीआईसीआई बैंक, ये इंटरेस्टिंग है। लेकिन आईसीआईसीआई बैंक के साथ इशू क्या है कि ये चला नहीं तो कम से कम गिरा भी नहीं है बहुत ज़्यादा। एचडीएफसी बैंक के केस में उल्टा हुआ है आई थिंक। लेकिन लीडरशिप, अगर आज एसबीआई की कमेंट्री अच्छी रही, देखिए अब तक सारे नंबर अच्छे हैं, अगर एसबीआई मार्केट को कन्विंस कर पाया कि ये जो स्लिपेज है ये एक इस बार का वन ऑफ है और यहाँ से आगे एनआईएम्स और अच्छे हो सकते हैं या फिर एटलीस्ट जो इस क्वार्टर के एनआईएम्स हैं उनको मेंटेन कर सकते हैं, तो आई थिंक एसबीआई का हाई कितना था, आई थिंक 6 महीने का चार्ट रखेंगे तो आई थिंक 1200 समथिंग था इसका 52 वीक हाई। अगर हाँ, अगर वो ग्राफिक अब सही हो गए तो प्ले कर दीजिएगा। 1234 का हाई था 1234, तो वहाँ से काफ़ी स्टॉक में स्लिप आया था। तो अगर एसबीआई मार्केट को कन्विंस कर पाया कि हाँ ये नंबर्स जो हैं ये वाकई में बढ़िया हैं, स्लिपेजेस में जो हल्की सी अपटिक आई है क्वार्टर ऑन क्वार्टर उसको वो जस्टिफाई कर सकें और मार्जिन पर अगर एक पॉजिटिव कमेंट्री दे सकें, तो मेरे ख्याल से एसबीआई शायद लीडरशिप ले सकता है। अगर वो ग्राफिक्स तैयार हो तो प्लीज़ प्ले कर दीजिएगा एसबीआई के। चलिए ठीक है, कुछ फ्राइडे है ना, तो हमारे यहाँ फ्राइडे तक थोड़ा मशीन थक जाती है तो वो शायद ग्राफिक नहीं प्ले कर पा रही है, कोई बात नहीं। लेकिन फिर भी ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो एसबीआई के नंबर्स अच्छे हैं और शायद एक मार्केट को लीडरशिप प्रोवाइड कर सके, प्रोवाइडेड मैं फिर कह रहा हूँ अभी कुछ देर में मैनेजमेंट की कमेंट्री होगी उसमें वो इसको जस्टिफाई कर पाए तो, लेकिन प्राइमा फेसी नंबर्स में कोई कंप्लेन नहीं है, ये शायद लीडरशिप ले सकता है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। राइट, मैनेजमेंट की कमेंट्री काफी इंपॉर्टेंट होगी और सीन से आवाज पर वो देख पा रहे होंगे आप। अच्छा, ये तो एसबीआई की चर्चा थी सर। बजाज फाइनेंस निफ्टी का टॉप लूजर है आज 5.5%, और आपने अभी थोड़ी देर पहले जिक्र किया था, लेकिन डिटेल में समझना चाहूंगी कि ऐसा क्या लेटेस्ट आरबीआई का ड्राफ्ट आ गया जिसके बाद इस तरीके का डेंट पड़ता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, इसको आसान शब्दों में समझा देता हूँ। एक होता है आप बैंक से क्रेडिट कार्ड लेते हैं, एक होता है आप बैंक से लोन लेते हैं। हाँ। ठीक है,
आपने बैंक से क्रेडिट कार्ड लिया, आपके क्रेडिट लिमिट सपोज करिए 90,000 की है, ठीक है, किसी की ज़्यादा हो सकती है, किसी की कम हो सकती है, मैं समझता हूँ ग्राफिक प्ले कर दीजिएगा। 90,000 की सपोज करिए कि आपकी एक लिमिट है, आपने कुछ स्वाइप किया उसको, 20,000 का आपने स्वाइप किया, आपकी क्रेडिट लिमिट कितनी रहेगी श्रेया? 70,000 की रहेगी। आपने वेट नहीं किया अपने क्रेडिट कार्ड के बिल जनरेट होने का, आपके पास कैश आया, आपने वो पे कर दिया 20,000 रुपये, आपकी लिमिट कितनी हो गई वापस? 90,000। या आपने पे कर भी दिया, मतलब अब जैसे ही आपका बिल जनरेट हुआ आपने पे कर दिया, हो गया 90,000। तो वही जो है ना, रिवॉल्विंग क्रेडिट बोलते हैं उसे, रिवॉल्विंग क्रेडिट। आप बार बार उसको यूज कर सकते हैं, उस क्रेडिट को। आया, आपने क्रेडिट लिया, आपने पे किया, वापस वो आपके लिए अवेलेबल हो गया। एक होता है लोन। आपने बैंक से लोन लिया, घर का लोन लिया, सपोज करिए 50 लाख का, हर महीने आपकी EMI जा रही है मान लीजिए 25,000 रुपये, ठीक है। 5 साल बाद वो जो 50 लाख का लोन था वो आपका रह गया सपोज करिए 30 लाख। अब अगर आपको दोबारा लोन लेना, दोबारा आपको अप्लाई करना पड़ेगा, है ना। तो ये मतलब भले ही आप 20 लाख रुपए उसमें से पे कर चुके हैं, तो ये एक फ़र्क हो रहा है। तो ये बजाज फाइनेंस के लिए एक ड्राफ्ट नॉर्म है। ये बाद में अगर एक्चुअल नॉर्म बन गया तो ब्रोकरेज कह रहे हैं कि इससे AUM पर 15% के करीब का दबाव आ सकता है। मेरा मानना क्या है, मैं हमेशा एक चीज़ बोलता हूँ, अब ये आपके लिए फिर एक बार मौका मिलेगा। अगर इसकी वजह से बजाज फाइनेंस आपको वो करेक्शन दे दे 25-30% की, लपक लीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि फिर वही होगा, जब एक बार करेक्शन के बाद स्टॉक भागेगा तब आपको लगेगा कि काश मैंने लिया होता करेक्शन में। तो ये मेरा व्यू होगा। चलिए एक काम करते हैं, रफ्तार के घोड़े फिसड्डी स्टॉक्स। आज काफ़ी स्टॉक्स हैं डिस्कस करने के लिए, और रफ्तार के घोड़े में सबसे पहले तो हैज़ टू बी संवर्धन मदरसन, FNO का टॉप गेनर। नंबर्स कल आए थे लेकिन आज सुबह, नॉर्मली ये इंस्टीट्यूशनल स्टॉक्स अगले दिन भागते हैं, आज ज़बरदस्त मूव आया। कल्याण ज्वेलर्स, जेफरीज की रिपोर्ट के बाद ये स्टॉक भागा, हालांकि ऊपरी स्तर से थोड़ा कूल ऑफ हुआ है, 630 के हाई से 608 पर आया है। औरोबिंदो फार्मा, कल मुनाफा वसूली आ गई, आज अच्छे मूव्स आ गए इसमें। ये औरोबिंदो फार्मा पे मूव आ गया। PG इलेक्ट्रोप्लास्ट, नंबर मतलब नंबर के बाद थोड़ा कन्फ्यूजन था, लेकिन कॉन कॉल काफ़ी पॉजिटिव थी, इसलिए इसके बाद ये स्टॉक भागा। PG इलेक्ट्रोप्लास्ट। हीरो मोटोकॉर्प, शानदार नतीजे और कमेंट्री भी अच्छी थी, तो इस वजह से ये स्टॉक भागा काफ़ी ज़ोरदार तरीके से। और इसके अलावा TCS, कच्चे तेल और डॉलर के ऊपर आने का जो एक एल्गो कनेक्शन है, आज सुबह हमने बताया था आपको। और टाटा टेक, आई थिंक कल भी इसकी बात हुई थी, होंडा से बड़ा ऑर्डर मिला था टाटा टेक को। अभी FNO का हिस्सा नहीं है, लेकिन यहाँ पर अच्छे मूव आए, करीब 7.25% के करीब। फिसड्डी स्टॉक्स में क्रॉम्पटन, नतीजों के बाद आज का एक्सीडेंट बना स्टॉक, और अभी भी आई थिंक करीब 7.5% नीचे हो गया अब तो। और इसके अलावा बजाज फाइनेंस, जैसे मैंने समझाया अभी आपको, RBI के जो ड्राफ्ट नियम हैं उनके बाद गिरावट आई यहाँ पर। और स्विगी एक बार फिर यहाँ पर रैली फेल होती हुई दिखाई देगी, तो फिर ये एक और आपके लिए फिसड्डी स्टॉक। चलिए श्रेया, कार्यक्रम का क्रम और ट्रेंडिंग स्टॉक्स। मार्केट इन रेड है सर अभी, तो शुरुआत करेंगे गिरने वाले स्टॉक्स के साथ। सबसे ज़्यादा प्रेशर कौन से स्टॉक्स पे पड़ता हुआ आज के सेशन में नजर आया, और जिन स्टॉक्स की चर्चा हो रही थी थोड़ी देर पहले वहीं आपको नजर आएगा। बजाज फाइनेंस 6% का डेंट, नया लेटेस्ट RBI का ड्राफ्ट और उसका एक असर देखने को मिला, तो बजाज ट्रेंड्स टूटे हैं। बजाज फिनसर्व भी आपको 4% नीचे नजर आएगा। ट्रेंट नतीजों के बाद टूटता हुआ नजर आया, 3.5% का यहाँ पर डेंट पड़ा है। श्रीराम फाइनेंस गोता लगा गया, 2.5% के करीब यहाँ पर ये गिरता हुआ नजर आया है। क्रॉम्पटन, नतीजे खराब थे और स्ट्रीट ने वैसे ही पनिश किया है इसको, 7.5% नीचे है, वायदा का टॉप लूजर है। आदित्य बिरला कैपिटल यहाँ पे मुनाफा वसूली 4% नीचे। गोदरेज कंज्यूमर नतीजों के बाद टूटा है, यहाँ पे 3.5% का प्रेशर देखने को मिल रहा है। और L&T फाइनेंस भी आपको 3% नीचे कामकाज करता हुआ नजर आएगा आज के सेशन में। चले कौन से स्टॉक्स हैं, तो पूरा IT पैक और साथ ही ऑटो पैक से आपको चुनिंदा काउंटर्स नजर आएंगे। TCS 3% चढ़ गया, महिंद्रा एंड महिंद्रा शानदार तेजी 3% ऊपर है। ग्रासिम सीमेंट स्पेस में अच्छी रैली 2% ऊपर, और HCL टेक अगेन IT पैक से आपको 1.5% ऊपर नजर आएगा। वायदा में अगर आप देखें तो अभी जो स्टॉक्स का जिक्र कर रहे थे, संवर्धना मदरसन, ब्रोकरेज का भी बड़ा थम्स अप, नतीजों के बाद लगभग 0.9% दौड़ा आज के सेशन में। कल्याण ज्वेलर्स, जेफरीज की तरफ से इस पर रिपोर्ट इनिशिएट हुई आउट परफॉर्म और बाय कॉल के साथ, तो यहाँ पर 1.5% की खरीदारी। और बिंदु फार्मा, ब्रोकरेज का थम्स अप था आज नतीजों के बाद, 4% ऊपर।
और ब्रिटानिया कमेंट्री पॉजिटिव थी, हालांकि इंट्राडे में अपने ऊपर इस तरह से इसने बढ़त गवाई है, लेकिन अभी भी 2.5% ऊपर नजर आएगा आपको। तो ये कुछ चुनिंदा काउंटर्स जहां पर एक्शन देखने को मिल रहा है। आगे बढ़ते हुए समझाऊंगी कि कार्यक्रम में होगा क्या। तो फंडामेंटल राय देने के लिए हमारे साथ हैं एयूएम कैपिटल के राजेश अग्रवाल जी। टेक्निकल कॉल्स लेंगे हम प्रकाश गाबा, मानस जायसवाल, सोमिल मेहता, कविता जैन, राजेश सातपुते और अरुण कुमार मंत्री जी से। 2:20 पे सुदर्शन बताएंगे कि संवर्धना, मदरसन और हीरो मोटो में तेजी क्यों है। 2:30 बजे ऋतु से समझेंगे बजाज फाइनेंस में बड़ी गिरावट क्यों आई। 2:35 पर नुपुर बताएंगे नतीजों के बाद ब्रिटानिया और क्रॉम्पटन फोकस में क्यों है। 2:40 पर सोनल से समझेंगे केमिकल कंपनियों के नतीजे कैसे रहे, किसने नया गाइडेंस दिया इनफैक्ट। और 2:45 पर विनी से जानेंगे सीमेंस एनर्जी में तेजी के ट्रिगर्स क्या हैं। 2:50 पर रिजल्ट रिव्यू में नुपुर बताएंगे डिलीवरी के नतीजे कैसे रह सकते हैं। दीपाली से समझेंगे भारत फोर्ज और बॉश के नतीजों का अनुमान। 3 बजे अनुजी से स्ट्रैटेजी सोमवार के लिए। 3:10 पे BTST STBT ट्रेड्स होगा। 3:15 पे बिग मार्केट वॉइस में हमारे साथ जुड़ेंगे इक्विनोवा इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के को फाउंडर एंड CIO अनिरुद्ध सरकार जी। और 2:30-3 बजे हम समझेंगे, 3:30 बजे माफ कीजिएगा, समझेंगे FNO में ट्रेडर्स के रुझान पर सेबी की सालाना रिपोर्ट क्या कहती है। चलिए, पैनल तैयार है हमारा और शुरुआत करेंगे ट्रेड्स की। मीनवाइल ट्रेड्स की शुरुआत करूं इससे पहले एक बार ज़रा आप निफ्टी वापस रखिएगा और एक बार आप लेकर आइएगा ज़रा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वापस। अब कोशिश कर रहा है स्टॉक वापस डे हाई की तरफ बढ़ने की। गुड आफ्टरनून आप सभी को। काबा सर बताइए इस समय की ट्रेड। गुड आफ्टरनून टू यू सभी पैनलिस्ट को भी गुड आफ्टरनून। स्टॉक मैंने चुना है इस वक्त जो मैंने कल सुबह चुना था, औरो फार्मा। उसका टारगेट 1650 था, वो आज अचीव हुआ, लेकिन अब स्ट्रक्चरली मुझे और अच्छा लगता है। यहाँ पर रेसिस्टेंस नहीं है औरो फार्मा में। औरो फार्मा मुझे लगता है अपडेट करा 1651 पर, स्टॉप लगाएंगे 1640 का, 10 रुपये का, लेकिन टारगेट होंगे 1700 के। हो सकता है स्पिल ओवर ट्रेड नेक्स्ट वीक के लिए हो सकता है, लेकिन यस औरो फार्मा में तेजी है क्योंकि यहाँ पर रेसिस्टेंस नहीं नजर आता। और फार्मा 1652 पे फर्स्ट बाय कॉल इस वक्त फार्मा स्पेस से आती हुई। मानस गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड। गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी। तो देखिए M&M पे खरीदारी करेंगे। एक फ्रेश ब्रेकआउट चार्ट पे देखने को मिला है करीब 4 दिनों के कंसोलिडेशन के बाद। यहाँ पर करंट लेवल्स पे आपको खरीदारी करनी है। आपके जो स्टॉप लॉसेस है वो 3464 के नीचे रहेंगे और आपके टारगेट 3575 3575 के रहेंगे। M&M के कैश लेवल्स है। ऑप्शन में आप 3500 वाला कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। 78 रुपीज पे ट्रेड हो रहा है। 59 का स्टॉप लॉस लगा लें और 120 रुपए के टारगेट सेट कर लें। ओके महिंद्रा एंड महिंद्रा, ये बाय साइड की ट्रेड मानस जी की तरफ से। राजेश जी गुड आफ्टरनून, आपकी ट्रेड। वेरी गुड आफ्टरनून श्रेया, गुड आफ्टरनून एवरीवन। श्रेया देखिए, नजर है PSU बैंकिंग स्टॉक्स के ऊपर। बेहतरीन ब्रेकआउट्स आ रहे हैं और बेहतरीन मोमेंटम यहाँ पे मुझे लग रहा है प्ले करने को मिलेगा। सो इंडियन बैंक विल बी माय बाय टॉपिक। 885 के आसपास का श्रेया एक स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा। 920 का पहला रेजिस्टेंस आएगा और उसके बाद 935। सो 920 935 ये दो टारगेट के लिए इंडियन बैंक इज अ बाय। इंडियन बैंक इज अ बाय। अरुण जी गुड आफ्टरनून। अरुण जी आपकी ट्रेड। जी सर गुड आफ्टरनून। एक सेल ट्रेड रहेगा आज। मुझे लग रहा है मार्केट में कैपिटल मार्केट जो थीम है ओवरऑल वीकनेस काफी ज्यादा है, तो एंजल 1 को शॉर्ट करने की सलाह रहेगी। एक एक्सट्रीम वीकनेस स्टॉक में नजर आ रही है। 290 291 के आसपास फ्यूचर चल रहा है। इसी लेवल के आसपास सेल करके चल सकता है। 296 का स्टॉप लॉस लगाएं। 281 तक के टारगेट्स एंजल 1 के फ्यूचर में आ सकते हैं। ओके, एंजल 1 सेल 290 पे आपका और इस दौर की लोवेस्ट ट्रिप पे ट्रेड करता हुआ स्टॉक। सोमिल गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड। गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। मेरा ट्रेड रहेगा जाइडस लाइफ पर। जाइडस लाइफ में एक करेक्शन दिख रहा है फ्रॉम द लास्ट कपल ऑफ वीक्स, और ये करेक्शन में लोअर एंड ऑफ द बोलिंगर बैंड पे सपोर्ट लिया है। एक फ्लैग पैटर्न बोल सकते हैं ऑन द डेली चार्ट्स। मुझे लगता है कि ये जो बोलिंगर बैंड पे सपोर्ट लिया है लोअर एंड पे, वो मुझे लगता है कि अब नेक्स्ट मूव ऑन द अपसाइड शुरू हो सकता है इन द मीडियम टर्म आउटलुक एंड इन द शॉर्ट टर्म आउटलुक। बढ़िया सेटअप है। मोमेंटम इंडिकेटर्स में भी बाय सिग्नल आ चुका है ऑलरेडी। टारगेट रहेगा 1190 और नीचे में एक स्टॉप लॉस रखेंगे 1075 पर।
जाइडस लाइफ पसंद आ रहा है सोमिल जी को, खरीदारी की राय। टेक्निकल कॉल्स पूरे हो गए हैं, एक सेल साइड की ट्रेड आई है, बाकी सभी बाय साइड की ट्रेड है। रिकैप करती हूँ थोड़ी देर में, उससे पहले हम राजेश अग्रवाल जी के पास चलते हैं। राजेश जी, गुड आफ्टरनून और स्वागत है आपका कार्यक्रम में। आपका इन्वेस्टमेंट आइडिया सर। गुड आफ्टरनून श्रेया जी, गुड आफ्टरनून अनंत जी, वीरेंद्र जी, बाकी भी जो पैनल में मित्रगण हैं, सबको नमस्कार। इन्वेस्टमेंट आइडिया के लिहाज से मुझे लगता है कि अभी एलआईसी के साथ जाना चाहिए। कुछ दिनों पहले 420-30 के लेवल्स पे ट्रेड कर रहा था, अचानक से ओएफएस की अनाउंसमेंट आई, वहां से 30-40 रुपया टूट गया। वो तो कंफर्ट अपनी जगह भाव का दे ही रहा है। अदरवाइज भी अगर आप देखें तो फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग कंपनी है। मार्केट शेयर थोड़ा गिरा है, लेकिन अभी भी 60% के ऊपर है। जो नतीजे आए उसमें अगर आप ध्यान दो तो वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस 61% के आसपास बढ़ गया। वीएनबी मार्जिन जो कि 15.4 था पिछली बार, इस बार 22.9 आया है। प्रीमियम, न्यू बिजनेस प्रीमियम 10% के आसपास की बढ़त आई। सॉल्वेंसी रेशियो 2.42 तक चला गया 2.17 के सामने। और जो मार्जिन एक्सपेंशन आया है वो प्रोडक्ट मिक्स में इन्होंने चेंज किया, उसकी वजह से आया है। एजेंट काउंट अभी भी 1.45 मिलियन है। और सबसे अच्छी बात है कि एयूएम में बढ़ोतरी हुई है 4% के आसपास, इस वक्त 59.39 लाख करोड़ की है। मुझे लगता है कि वैल्यूएशन के लिहाज से बहुत कंफर्ट देता है, फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग है, इतना बड़ा एयूएम है, तो यहाँ से कम 15% की बढ़त आने वाले 6 से 9 महीने में ये बिल्कुल हो सकती है। तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी। LIC एक साल के नजरिए से काफी पसंद आ रहा है राजेश जी को, तो रखे रेडार पर। रिकैप कर देती हूँ, अब टारगेट एंड स्टॉप लॉस जॉट डाउन कर लीजिए। गाबासन ने औरो फार्मा चुना है, कल भी इनकी पिक थी, कल का टारगेट अचीव हो गया और इन लेवल्स पर और अच्छा लग रहा है। 1700 के टारगेट के लिए देखिए आप, 1640 का स्टॉप लॉस मेंटेन करने को कहा है उन्होंने। मानस जी कह रहे हैं कि महिंद्रा एंड महिंद्रा ऑटो पैक से आज अलग मजबूती इस पर्टिकुलर काउंटर में 3575 के टारगेट है, 3464 का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। एक बार मुझे ऑप्शंस वाले भी दिखा दीजिएंगे, टारगेट एंड स्टॉप लॉस, और अगर चाहे तो आप 3500 के कॉल ऑप्शन में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। 120 का टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, 59 का स्टॉप लॉस मेंटेन जरूर कीजिए। राजेश जी कह रहे हैं कि इंडियन बैंक PSU बैंकिंग स्पेस से काफी पसंद आ रहा है उनको। 920 935 के टारगेट ये दिखा सकता है, 885 का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिएगा। अरुण जी, एंजल वन के साथ एक लौता सेल साइड का ट्रेड आज के सेशन में अभी तक 281 के नीचे के टारगेट देख रहे हैं वो, 296 का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है, कमजोर हो गया है चार्ट्स पर। सोमिल जी कह रहे हैं कि जाइडस लाइफ यहाँ पे खरीदारी करके चलेंगे, अच्छा मोमेंटम काउंटर में 1190 के टारगेट हैं और 1075 का स्टॉप लॉस लगाना है आपको। और आखिर में राजेश अग्रवाल जी ने LIC चुना है, यहाँ पर भी अच्छे मूव्स हैं, लगभग 2% ऊपर। ये आज हमारा बिग स्टॉक्स और साथ ही आज का इक्का भी था। बाई की रेटिंग है, ऑब्वियसली कॉल है और लंबी अवधि के नजरिए से काफी पॉजिटिव है इस पर्टिकुलर काउंटर को लेकर। मार्केट लेकर आइए फिर से एक बार निफ्टी स्क्रीन पर, और हाँ कोई खास अप मूव 102 नीचे ही है इनफैक्ट, और बैंक निफ्टी 200 अंक नीचे। लेकिन सर जो हमने IT की चर्चा की थी आज के सेशन में वो होता हुआ नजर आया। PSU बैंक्स और साथ ही ऑटोज भी अब पार्टिसिपेट करें, तो ये 3 स्पेसेस तो लगातार परफॉर्मेंस अच्छी रही है। इन तीनों की तो लगातार अच्छी रही है। आज देखिए श्रेया, आज वो NBFC थोड़ा गलत पड़ गया क्योंकि वो RBI का जो ड्राफ्ट आ गया, अब वो हमें थोड़ा पता था कि ड्राफ्ट आ जाएगा RBI का, है ना। तो जो आज हमने सुबह जितने सेक्टर्स की बात की थी उसमें सिर्फ एक ये है जो नहीं चला, जो हमारे हिसाब से जो हमने एक्सपेक्ट किया था उस हिसाब से नहीं चला, क्योंकि वो बजाज, देखिए जब लीडर के ऊपर बड़ा प्रेशर आ जाए ना तो बाकी स्टॉक सिंपैथी में अपने आप गिर जाते हैं। तो ये आप देखिए बजाज फाइनेंस गिर गया 5%, तो उसके चक्कर में आपके आदित्य बिरला कैपिटल, L&T फाइनेंस, सारे टूट गए, चोला सब गिर गए। तो ठीक है, ये थोड़ा सा इसका एक इम्पैक्ट आ गया, तो ये सेक्टर थोड़ा सा गिरा है। आई थिंक एक और स्पेस है जहां पर मुझे लग रहा है कि अब थोड़ा सा प्रेशर आपको आगे आते हुए देखने को मिल सकता है, वो है कैपिटल मार्केट से जुड़े हुए स्टॉक्स, एंजल वन, BSE जैसे स्टॉक्स। हालांकि बहुत जल्दबाजी होगी ये कहना, लेकिन अगर ये कैश वाला जो इम्पैक्ट है ये वॉल्यूम पर कितना इम्पैक्ट डालेगा, आई थिंक ये थोड़ा सा देखना होगा। PSU बैंक्स अच्छे हैं क्लियरली। हीरो, आई थिंक हीरो के नंबर्स और कमेंट्री शानदार थी। मुझे लग रहा है हीरो में इस स्विंग में शायद ऑल टाइम हाई भी लग जाए तो मुझे हैरानी नहीं होगी। आई थिंक ब्रोकरेजेस के अपडेट्स मंडे मॉर्निंग को ही आएंगे, तो उस पर भी ऑब्वियसली एक हमारी नज़र रहेगी। इसके अलावा और क्या है, हाँ तो ठीक है, मार्केट फ्लैट है एकदम, मतलब फ्लैट इन द सेंस कि निफ्टी जहाँ
आधे एक घंटे पहले था वहीं है, करीब करीब 90-100 पॉइंट नीचे 24,550 पर। लेकिन एसबीआई से 3% ऊपर, 3.5% ऊपर हो गया। नहीं, एसबीआई के नंबर अच्छे हैं श्रेया। देखिए एसबीआई के नंबर अच्छे हैं और कुछ देर में वो मैनेजमेंट की प्रेस कॉन्फ्रेंस स्टार्ट होगी और अब इसमें बस एक इशू ये आता है कि कितना भाव में है। आई थिंक इसका तो जवाब देना थोड़ा मुश्किल होगा, मगर मेरा मानना यह है कि अगर कमेंट्री अच्छी रही और अगर मार्जिन को लेकर और स्लिपेजेस को लेकर मार्केट को कन्विंस कर पाए कि वर्स्ट इज ओवर, तो मुझे लग रहा है कि फिर आप प्रीवियस हाई पे जा सकते हैं। लेकिन एक चीज़ क्लियर है, बॉटम बन चुका है यहाँ पर। आई थिंक ये तो हमने जब 980 पर भी बात की थी कि यहाँ पर बॉटम बन चुका है एसबीआई में, लेकिन पुराना हाई निकलेगा नहीं निकलेगा आई थिंक ये कमेंट्री के ऊपर डिपेंड करेगा। इनफैक्ट राजेश अग्रवाल जी, गुड आफ्टरनून। एसबीआई पर प्राइमा फेसी क्या व्यू रहा? देखिए बाई की कॉल रहेगी, निम्स अच्छे आए, एनआईआई में 18% के आसपास की बढ़त देखी गई, बॉटम लाइन में बढ़त देखी गई और मुझे लगता है कि एसेट क्वालिटी में बहुत ज्यादा सुधार नहीं हुआ है, बट फिर भी 0.1% का सुधार आया है कि वो अपने आप में अच्छा है। बैलेंस शीट क्लीन अप हो ही चुकी है, सब्सिडरीज अच्छा काम कर रही है, तो मुझे लगता है कि अब जस्ट कमेंट्री और शाम को वो जो एनालिस्ट मीट होने वाली है उस पर डिपेंड करता है कि क्या किस तरीके की और क्लैरिटी निकल कर आती है। लेकिन प्राइमा फेसी बहुत अच्छे लग रहे हैं और ऊपर से करेक्ट कर ही चुका है 1200 कुछ। अगर अपने को पिछले तिमाही के नतीजे याद हो तो इसी स्टॉक ने मूड बिगाड़ा था और इस बार लगता है कि यही स्टॉक है जो मूड सुधारेगा, तो इस वक्त तो खरीदारी की ही सलाह रहेगी। ओके, तो ये तो व्यू हो गया एसबीआई पर। शानदार तेजी यहाँ पर नतीजों के बाद देखने को मिल रही, 3.25% ऊपर ये काउंटर। आगे बढ़ते और ऑटो स्पेस का हम जिक्र कर रहे थे और बाजार को देखिए, संवर्धना मदरसन और हीरो मोटोकॉर्प के नतीजे बेहद पसंद आए हैं। टॉप गेनर्स में दोनों काउंटर्स आपको नजर आएंगे। नतीजों के साथ ही दोनों कंपनियों की मैनेजमेंट की कॉमेंट्री भी अगर आप देखें तो बाजार को काफी अच्छी लगी है। क्या है डिटेल्स बताने के लिए हमारे साथ सुदर्शन जुड़ रहे हैं। सुदर्शन, गुड आफ्टरनून। दोनों ही काउंटर्स में अच्छी तेजी, क्या कहा गया है नतीजों में, ऐसा क्या था? संवर्धना मदरसन में शानदार आज तेजी देखने को मिल रहा है। उसका कारण है अर्निंग्स बहुत ही अच्छे थे, स्पेशली मार्जिन फ्रंट में कंपनी ने 9% मार्जिन देखा है Q1 FY27 में और ये आया है तब जब कॉपर, पॉलीमर, एल्यूमिनियम प्राइसेस में शार्प इंक्रीज देखा गया सिक्वेंशली और ईयर ऑन ईयर पे भी। उसके बावजूद इन्होंने अच्छा मार्जिन दिया है। अगर जो आप ग्रोथ आगे जाते हुए ग्रोथ और मार्जिन की बात करते हैं तो ये एक्विजिशन करते रहते हैं, तो उन्हें लगता है कि एक्विजिशन के थ्रू और कोर बिजनेस के थ्रू ग्रोथ अच्छे रहेंगे। और जहाँ तक मार्जिन की बात है तो वो पास थ्रू करते हैं, ये कॉस्ट पास थ्रू करते हैं, वो लैग के साथ आता है 1 to 2 क्वार्टर्स। उन्हें लगता है कि आगे जाते हुए मार्जिन पे उतना ज़्यादा प्रेशर नहीं देखने को मिलेगा। और 2 एक्विजिशन इन्होंने किया था, वो एक्विजिशन था नेक्संस ऑटो इलेक्ट्रिक और यूटाका गाइकेन एक्विजिशन। वो जुलाई में कंप्लीट हो चुका है और दोनों EPS एक्रेटिव है और मीडियम टर्म में यहाँ से दोनों कंपनी से ऑलमोस्ट टॉप लाइन में ऐड होंगे $2 बिलियन। और तीसरा यूरोपियन बिजनेस की बात उन्होंने किया है, रीस्ट्रक्चर किया था 1 साल में, तो उसका रिजल्ट अभी दिख रहा है। और लास्टली कुछ एक न्यू वर्टिकल्स जहां पे ये देख रहे हैं वो वर्टिकल्स हैं रोबोटिक्स, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, AI और सेमीकंडक्टर। तो इधर ये सारे बिजनेस में पार्टनरशिप भी देख रहे हैं, अगर जो एक्विजिशन मिल सकता है तो वो उस तरफ भी देख रहे हैं। तो अर्निंग्स अच्छे थे और आउटलुक, ग्रोथ और मार्जिन दोनों पे अच्छे दिख रहे हैं। इसके कारण आपको स्टॉक में ऑलमोस्ट 10% का उछाल दिख रहा है। अर्निंग्स अच्छे थे। सुदर्शन, ये हीरो मोटोकॉर्प एक बड़े मूव के बाद फिर एक बड़ा मूव, इतने स्ट्रॉन्ग मूव, कारण क्या है इसका? हीरो मोटोकॉर्प आज फोकस में कंपनी ने कल अनाउंस किया था अपने Q1 FY27 का अर्निंग्स, और अर्निंग्स अच्छे थे, ऑलमोस्ट इन लाइन विद एक्सपेक्टेशंस। लेकिन जो सबसे पॉजिटिव पार्ट था वो था मार्जिन, वो एक्सपेक्टेशन से ऊपर आया था। कंपनी ने रिपोर्ट किया मार्जिन 13.3%, एक्सपेक्टेशन था 12.2%। आज 10:30 को कंपनी ने एनालिस्ट कॉल किया और उसमें कुछ एक चीज़ डिटेल्स उन्होंने दिया है। पहला, आउटलुक पे Q1 FY27 में इंडस्ट्री का जो ग्रोथ था वो 14% था। अगर जो आप कंबाइन करेंगे आइस और EV सेगमेंट का, उन्हें लगता है कि Q2 में भी ये ग्रोथ बरकरार रहेगा और H2 में हाई बेस के कारण ग्रोथ कम हो सकता है, लेकिन ओवरऑल FY27 में वो डबल डिजिट ग्रोथ देख रहे हैं। और दूसरी बात यहाँ पे आती है कि रेवेन्यू को ऐड कौन करेगा, तो रेवेन्यू को ऐड करेगा प्रीमाइजेशन, शिफ्ट मिक्स जो देख रहे हैं EV की तरफ, स्कूटर की तरफ और हाई एंड बाइक, तो यहाँ से रेवेन्यू को ऐड मिलेगा।
दूसरी बात उन्होंने जो कि मार्जिन और मार्केट शेयर, पहले सबसे पहले मार्केट शेयर में वो स्कूटर में स्पेशली 230 बेसिस पॉइंट्स मार्केट शेयर गेन किया Q1 में। अगर जो मार्जिन की बात करेंगे तो अभी भी मीडियम टर्म गाइडेंस का जो 14 to 16% मार्जिन का वो बैंड रखते हैं वो मेंटेन किए, और उन्हें जो लगता है कि Q1 FY27 जो इनपुट कॉस्ट प्रेशर था वो प्रेशर कम होगा Q2 में, और उन्हें जो प्राइस हाइक लिया है वो ऑफसेट कर देगा। लास्टली उन्होंने बात किया फ्लेक्स व्हीकल और ईवी व्हीकल पे, तो ईवी व्हीकल की जो टोटल कैपेसिटी 2025 एंड में थी वो थी 15,000 यूनिट्स पर मंथ, वो भी इंक्रीज हो गई 30,000 यूनिट्स पर मंथ, और 2026 एंड तक वो ट्रिपल हो जाएगी और हो जाएगी 45,000 यूनिट्स पर मंथ। अगर जो फ्लेक्स व्हीकल की बात करें, आपको याद होगा कि उन्होंने लॉन्च किया था फ्लेक्स व्हीकल, और विद इन 2 वीक्स ऑफ लॉन्च उन्होंने सेल किया है ऑलमोस्ट 5,000 व्हीकल्स। और लास्टली PLI पे अभी उनका EV का जो 60% पोर्टफोलियो है वो PLI सर्टिफाइड है, और उन्हें लगता है कि 2026 एंड तक पूरा 100% EV का पोर्टफोलियो PLI सर्टिफाइड है। तो स्टॉक इसलिए उछाल देख रही है क्योंकि अर्निंग्स अच्छे थे और कमेंट्री भी स्पेशली आउटलुक फ्रंट पे अच्छे दिख रहे हैं। शुक्रिया सुदर्शन जी जानकारी के लिए। इनफैक्ट कमेंट्री भी अच्छी, नतीजे भी अच्छे, जिसने बूस्ट किया है सेंटिमेंट। और हीरो मोटोकॉर्प हमारा पहला बिग स्टॉक था आज के सेशन में, 3.5% ऊपर है, शानदार रैली। और ऑटो एंसरी स्टॉक्स तो लगातार हमने सर ChatGPT स्पॉटलाइट में कवर किया ही है। अब रिजल्ट अच्छे हैं, मैनेजमेंट की कमेंट्री भी अच्छी है। इनफैक्ट जुलाई के ऑटो सेल्स के आंकड़े भी काफ़ी पॉजिटिव थे। तो वेल्थ क्रिएशन के जर्नी में क्या ऑटो स्पेस से एक बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन में एक्सपेक्ट कर सकते हैं? देखिए वो कहना थोड़ा टफ होगा, लेकिन इस क्वार्टर का अगर एक सेक्टर आप कहेंगे ना वो ऑटो था। और सबसे मजे की बात मैं आपको बताऊं, संवर्धन के नंबर कल आए थे 12 बजे। संवर्धन मदरसन के नंबर कल 12 बजे आए थे। कल पूरा सेकंड हाफ मिला आपको पोजीशन लेने के लिए, मूव आ जाए 10% के करीब का, है ना। सेम चीज़ हुई थी, आपको याद होगा TVS मोटर के केस में, सेम चीज़ हुई थी बजाज के केस में। उस दिन मार्केट आज में रिजल्ट्स आए थे, उस दिन हार्डली 1-1.5% चले थे। अगले दिन से स्टॉक्स ने रफ्तार पकड़ी थी। बजाज ऑटो मुझे याद है उस समय भी 10,500 पे घूम रहा था जब नंबर आए थे बजाज ऑटो के, और उसके बाद फिर उसमें वन वे मूव आया। अगले दिन से आना मूव शुरू हुआ। TVS मोटर, आई थिंक इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, TVS रखिएगा, मेरे ख्याल से 3700 से 3800 के बीच में TVS मोटर नंबर्स के बाद घूमता रहा काफ़ी देर तक घूमता रहा 3700 3800 पर, और उसके बाद उसमें फिर वो रॉकेट वाला मूव आया जो 4,400 तक ले गया आपको। आई थिंक हीरो के केस में थोड़ा पहले चल चुके थे हम। मेरा मानना ये है कि हीरो यहाँ से भी चलना चाहिए, और शायद हीरो के केस में भी यहाँ से भी अच्छा मूव आना चाहिए। SBI की मैनेजमेंट तैयार है, कुछ देर में वो शुरुआत करेंगे, उनके फ्लैशेस चला देंगे हम। एक ब्रेक ले रहे हैं अभी छोटा सा, और उसके बाद वापस लौटते हैं। SBI की प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो चुकी है, एक बार वहाँ चलते हैं। These guiding principles shape every investment we make and every initiative we undertake. During the quarter, we continue to simplify banking by expanding our flagship operations process reengineering project called Project Saral, with the objective of making customer journeys faster, simpler, and more convenient. One important milestone has been the launch of our digital re-KYC journey, enabling eligible customers to complete KYC updates through a seamless digital interface. We have also continued to strengthen the YONO ecosystem by introducing new digital journeys. Customers can now open a savings account along with a DMAT and trading account through a single onboarding process, further aligning our digital platforms in line with changing customer aspirations. We are adopting artificial intelligence in a purposeful and responsible manner across all facets of banking. During the quarter, we introduced YONO G, an agentic AI-powered virtual assistant on YONO Business to provide our commercial clientele with round-the-clock support. We also expanded WhatsApp banking services to our current account customers and strengthened the digital capabilities of YONO Business by integrating... ओके, आई थिंक नूपुर है वहाँ पर, वो हमें अलर्ट करेंगे जब इम्पॉर्टेंट बातें डिस्कस होंगी। अभी तो चेयरमैन साहब पूरा डिटेल देते हैं क्या क्या हुआ क्वार्टर में, है ना, उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है। चलिए एक काम करते हैं, कविता जी को जोड़ लेते हैं, उसके बाद फिर कैश कॉस्ट लेंगे। कविता जी गुड आफ्टरनून। कविता जी आपकी ट्रेड इस समय की? वेरी गुड आफ्टरनून अनुज जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो PSU बैंक से ही मेरा कॉल होगा, दैट इज ऑन यूनियन बैंक। एक अच्छा स्ट्रेंथ बनते हुए दिख रहा है काउंटर में, राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन या इनवर्स हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन का एक ब्रेकआउट आते हुए दिख रहा है,
और यही 9th ऑफ मार्च का एक गैप एरिया भी है जो कि फिल होता हुआ दिख सकता है। 184 पर एज ऑफ नाउ है काउंटर, अंटिल 180 के ऊपर मेंटेन है, यहाँ पर आप एक बाय पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं फॉर द प्राइस मूव ऑफ 188, 192। ओके, यूनियन बैंक आपका यहाँ पे कॉल है। अब एक काम करते हैं, कैश कॉल्स पिक कर लेते हैं और प्रकाश सर, सौमिल जी और राजेश सतपुते जी एक करके ट्रेड देंगे। सौमिल, क्या पिक कर रहे हैं आप कैश में? कैश में मैं पिक कर रहा हूँ वोकार्ड फार्मा। वोकार्ड फार्मा में बेसिकली एक बड़े फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट ऊपर दो वीक पहले हो चुका है। उसके बाद हाई टॉप हाई बॉटम फॉर्मेशंस बनना शुरू हुए हैं और अभी इस समय लास्ट 3 ट्रेडिंग सेशन में एक फ्लैग पैटर्न बन रहा है ऑन द आवरली चार्ट्स, टेकिंग सपोर्टेड 10 डेली मूविंग एवरेज। आज के ट्रेडिंग सेशन में एक अच्छा मूव स्टार्ट हुआ है। यहाँ पे हम एक स्टॉप लॉस रखेंगे 1960 और ऊपर में मेरे टारगेट्स होंगे 2250 के। वोकार्ड फार्मा सोमिल जी की पिक हो गई यहाँ पर। गाबा सर, कैश में आपने क्या देखा? गुड आफ्टरनून टू यू श्रेया। स्टॉक का नाम है एवलॉन। यहाँ पर रेसिस्टेंस नहीं है, न्यू हाई पर ट्रेड कर रहा है, 1940 के आसपास ट्रेड कर रहा है। स्टॉप लगाएंगे 1920 का, सिर्फ 20 रुपए का। टारगेट 2000 के होंगे। तो यस, एवलॉन पर ध्यान देना चाहिए क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो में बहुत ही फेवर में है। लॉन टेक, ये भी EMS का प्लेयर है, एक अच्छे मूव आ रहे हैं। राजेश जी, क्या पिक किया कैश में? अनुज जी, देखिए मैंने क्लीन साइंस को पिक किया। क्लीन साइंस का चार्ट देखिए, यहाँ पे बहुत ही अच्छा फ्लैग फॉर्मेशन का ब्रेकआउट है, कंसोलिडेशन एंड देन ब्रेकआउट, जहाँ पे वॉल्यूम्स भी अच्छे हैं। तो 795 के आसपास है, एटलीस्ट आपका स्टॉप लॉस होगा 782 का, और इसका स्विंग का टारगेट आएगा अनुज जी करीबन 810 से लेके 820 का। तो एक अच्छा मूव मुझे लगता है यहाँ पे मिलना चाहिए। ओवरऑल फार्मा अच्छा लग रहा है, तो क्लीन साइंस विल बी मैट। ओके, क्लीन साइंसेज 795-80 पर। अच्छा, देखिए हमने IT की बहुत बात करी, बैंकों की बात बहुत करी। एक आधे अगर आप देखें डिफरेंट एलिमेंट्स की बात करते हैं, और जो कॉल्स में इस चैनल की अपीयर भी हुए हैं, एक बार आप जुबिलेंट फूड्स लेके आइएगा। आज गजब का एफर्ट है, प्लीज़ ज़रा इसका OI भी रखिएगा। मानस, मेरे ख्याल से जुबिलेंट फूड्स आपने या सौमिल ने पिक किया था, बट ये अच्छा कर रहा है और बहुत दिनों बाद, एक ज़माने बाद, मेरे ख्याल से सितंबर 25 के बाद पहली बार ऐसा हो रहा है कि इतनी फोर्स जुबिलेंट में है। आप जरा OI की लोडिंग देखिए, 9.25 लाख। A force to touch and to move towards 200 MA, बड़े एवरेज की तरफ। आपका जुबिलेंट पे टेक क्या है इस वक्त? कितना बड़ा वाइल्ड स्विंग इसमें? देखिए, जुबिलेंट फूड की जहां तक बात है, जो सिग्नल मिला था वो 458 में मिला था जब स्टॉक ने पिछले हाई को ब्रेक किया था। उसके बाद स्टॉक ने 200 मूविंग एवरेज को टेस्ट किया, 495 को टेस्ट किया, कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा था। लेकिन आज के पैटर्न बता रहे हैं कि शायद स्टॉक तैयार है 200 मूविंग एवरेज को ब्रेक करने के लिए। तो अगर एक ट्रेड लेना हो तो वो लॉन्ग साइड पे होगा। 468 के स्टॉप लॉस से यहाँ पर एक लॉन्ग साइड पे ट्रेड लेना है। आपके टारगेट 525 रुपए के आसपास के होंगे। ओके, जुबिलेंट फूड यहाँ पर अच्छी तेज़ी, और सोमिल जी की पिक रह चुकी है, मानस जी की पिक रह चुके हैं। यहाँ पर अच्छे मूव्स बनते हुए नजर आ रहे हैं। एक बार PG इलेक्ट्रोप्लास्ट भी रखिएगा फिर से, 3% की अच्छी खासी तेज़ी आपको यहाँ पर नजर आएगी, और EMS स्पेस में अच्छा मूव। राइट सर, हिंडाल्को के नंबर्स आ गए हैं। 7,000 करोड़ का नेट प्रॉफिट है, 84,825 करोड़ की इनकम है। देखिए, कमोडिटी कंपनी के केस में इनकम मैटर नहीं करती, उतना मैटर नहीं करती, क्योंकि इवेंचुअली आप एक चीज़ बेचते हैं, उसमें से आप कितना पैसा निकाल रहे हैं। अभी हिंडाल्को के नंबर्स रखिए, बाद में आ जाइएगा। SBI जो गाइडेंस दे रहा है, हिंडाल्को के नंबर्स 7,013 करोड़ का प्रॉफिट है, 5,810 करोड़ का अनुमान था। याद रखिए, इनमें से काफ़ी कुछ, आई थिंक कल जो नोवेलिस के नंबर्स आए थे उसके बाद भी स्टॉक रिएक्ट नहीं कर पाया था उसके ऊपर, लेकिन अभी यहाँ पर हिंडाल्को के नंबर्स पर मार्केट रिएक्ट कर रहा है। 82 मेन 1-2 नंबर्स और होंगे, एबिडा नंबर और मार्जिन नंबर, ये देखते हैं ये कैसे आए हैं। इसके ऊपर आई थिंक मार्केट की नज़र रहेगी। लेकिन अभी के लिए जो पहला नंबर आया है, अच्छा दूसरी बात, इसके ना स्टैंड अलोन नंबर रखिएगा, क्योंकि नोवेलिस के नंबर्स ऑलरेडी मार्केट डिस्काउंट कर चुका होता है। तो हमको आई थिंक स्टैंड अलोन नंबर्स भी इसके देखने चाहिए। तो ये आई थिंक हम कंसोलिडेटेड प्रॉफिट रख रहे हैं, तो इसको हटा दीजिए। अब SBI पे आ जाइए वापस आप, और एक बार जब आपके पास स्टैंड अलोन नंबर्स हों तो उसको फ्लैश करिएगा। आई थिंक वो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि नोवेलिस के नंबर्स ऑलरेडी मार्केट पचा चुका होता है। इस वजह से पूरे साल का गाइडेंस 3% पे वैसे SBI ने मेंटेन रखा है। तो ये अब तक अब आप वो बात कर रही थी PG इलेक्ट्रोप्लास्ट की ना।
राइट सर, हिंडाल्को के नंबर आ रहे थे और एसबीआई चेयरमैन जी क्या कह रहे हैं वो भी आप अपने टिकर पर टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे इनफैक्ट। और पीजे इलेक्ट्रोप्लास्ट पे बस मैं एक चार्ट चेक लेना चाह रही थी क्योंकि अच्छे मूव्स पिछले कुछ सत्रों से हमें देखने को मिले इस पर्टिकुलर काउंटर में। और कविता जी ये चार्ट आप देख लीजिए। गुड आफ्टरनून टू यू, कैसा नजर आ रहा है? वेरी गुड आफ्टरनून श्रेया। सो अपने कंसोलिडेशन से पिछले 4-5 दिन का जो कंसोलिडेशन था अच्छे वॉल्यूम के साथ आज काउंटर बाहर निकाला है। मुझे लगता है अपने एवरेज सपोर्ट को 600 के लेवल के ऊपर इवन 615 के लेवल को ये अगर होल्ड करता है अपसाइड मूवमेंट फर्दर एक्सटेंड होते हुए दिख सकते हैं। 660 680 के प्राइस मूव बनते दिखने चाहिए इन अ डे और टू। 680 690 तक के टारगेट दिखा सकता है पीजे इलेक्ट्रोप्लास्ट 2 दिन में, तो रखे रेडार पर यहाँ पर इन स्तरों पर खरीदारी की राय। आगे बढ़ते हैं और बजाज फाइनेंस का जिक्र कर रहे थे हम। स्टॉक में 6% की बड़ी गिरावट देखी जा रही है। दरअसल अपनी ड्राफ्ट गाइडलाइंस में आरबीआई ने रिवॉल्विंग क्रेडिट को लेकर सख्ती के संकेत दिए हैं। क्या होती है रिवॉल्विंग क्रेडिट और इससे बजाज फाइनेंस पर क्या असर पड़ सकता है, समझने के लिए चलते हैं मेरे सहयोगी चैनल CNBC TV 18 की रितु सिंह के पास। रितु, गुड आफ्टरनून, बताएं। जी हाँ, आरबीआई ने एनबीएफसी सेक्टर के लिए एक बड़ा रेगुलेटरी चेंज प्रपोज किया है। ये सिर्फ ड्राफ्ट गाइडलाइंस हैं, अभी फाइनल नहीं हुई है, लेकिन इन ड्राफ्ट गाइडलाइंस के मुताबिक अब एनबीएफसी सिर्फ टर्म लोन्स ऑफर कर सकते हैं। मतलब लोन का रीपेमेंट शेड्यूल पहले से फिक्स होगा और एक बार प्रिंसिपल रीपे हो गया तो उसी लिमिट को दोबारा यूज नहीं कर सकते। सिर्फ आरबीआई ऑथराइज्ड क्रेडिट कार्ड इशुअर्स को इस रूल से एग्जेम्पशन मिल सकता है। अब इसका मतलब क्या है? अगर आप देखें आजकल एनबीएफसी काफी फ्लेक्सिबल लोन्स या क्रेडिट लाइन प्रोडक्ट्स ऑफर करते हैं जहां कस्टमर एक अप्रूव लिमिट से बार बार पैसे निकाल सकता है, रीपे कर सकता है और फिर दोबारा बोरो कर सकता है बिना किसी फ्रेश अंडरराइटिंग के। तो आरबीआई का प्रपोजल इसी फीचर को खत्म करना चाहता है। नाउ आईआईएफएल का मानना यह है कि जिन एनबीएफसीज का ऐसा बिजनेस ज्यादा है उनकी ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी पर ज्यादा असर पड़ेगा। बजाज फाइनेंस का काफी एक्सपोजर है इन फ्लेक्सिबल लोन से, जैसे कंसोलिडेटेड एयूएम का करीब 15% और स्टैंड अलोन का लगभग 20% इन फ्लेक्सिबल लोन्स में है, तो उनपे काफी इंपैक्ट आ सकता है। टाटा कैपिटल का एक्सपोजर भी काफी मीनिंगफुल है। वहीं चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट का एक्सपोजर 1% से कम है उनके एयूएम का, और एल&टी फाइनेंस और पूनावाला फिनकॉर्प पर इंपैक्ट लगभग नहीं के बराबर है। नाउ आईआईएफएल का ये भी कहना है कि ऐसा हो सकता है कि कंपनीज कंप्लायंट प्रोडक्ट्स अब डिजाइन करें लेकिन उसका पूरा इंपैक्ट ऑफसेट होना मुश्किल है। कुछ डिमांड क्रेडिट कार्ड्स की तरफ भी शिफ्ट हो सकती है, इसलिए एसबीआई कार्ड जैसे लोगों को कुछ मार्जिनल बेनिफिट भी मिल सकता है। लेकिन बर्नस्टीन का ये कहना है कि एक बड़ी कंसर्न है ये इंडस्ट्री के लिए, ये नेगेटिव इसलिए है क्योंकि फर्क एसेट क्वालिटी पर आ सकता है, क्योंकि रिवॉल्विंग क्रेडिट में बोरोवर्स बार बार फंड्स उनको मिल जाते हैं तो काफी केसेस में प्रिंसिपल रीपेमेंट भी पोस्टपोन हो जाता है। अगर ये फैसिलिटी हटा दी जाती है तो ऐसे कुछ बोरोवर्स हैं जिनका स्ट्रेस सामने आएगा और इसलिए डेलिंक्वेंसीज बढ़ सकती हैं। फिलहाल ये सिर्फ ड्राफ्ट प्रपोजल है, लेकिन अगर फाइनल रूल्स बन जाते हैं तो एनबीएफसी लेंडिंग मॉडल में एक बड़ा स्ट्रक्चरल चेंज देखने को मिल सकता है। शुक्रिया आपका इस पूरी बातचीत के लिए तो और एक्सप्लेन करने के लिए। आई थिंक मल्टी डायमेंशनल इम्पैक्ट है, जैसे कि आप अभी बर्नस्टीन ने कहा है कि भाई इससे एसेट क्वालिटी पे इम्पैक्ट पड़ेगा और दूसरा एयूएम पे 15% का इम्पैक्ट पड़ेगा, और तीसरी चीज़ बात जो अभी रितु ने कही कि अल्टीमेटली बेनिफिशियरी जो होगा वो एसबीआई कार्ड्स हो भी सकता है ना। राजेश अग्रवाल जी, बजाज फाइनेंस जो कि इस बार की अर्निंग्स के बाद सबसे स्ट्रॉन्ग एक मूव देने वाला स्टॉक रहा, ऑल टाइम हाई भी छुआ इसने। इस रिवॉल्विंग क्रेडिट के ऊपर, अगर इस विंडो के ऊपर मतलब पे अगर आरबीआई की सख्ती है तो, और इसके बाद जो ये प्राइस डैमेज है, आप इसको कैसे ट्रीट करेंगे? बजाज फाइनेंस पे आपका टेक क्या है इस वक्त? वीरू जी, अगर इस न्यूज को देखा जाए तो अभी मेरे हिसाब से सिर्फ ड्राफ्ट गाइडलाइंस आए हैं, लागू नहीं हुए हैं। देखना पड़ेगा आगे जाते हुए किस तरीके से मोड़ आता है, लेकिन अगर लागू होते भी हैं तो एयूएम में थोड़ा फर्क पड़ेगा, नो डाउट ऑन दैट। लेकिन ये 1080 1090 तक टूट चुका है स्टॉक। अगर यहाँ से और 70-80 रुपया टूटता है, मेरा बोलने का मतलब है 1000 रुपए के आसपास आता है, तो स्ट्रॉन्ग बाय होगा। फ्रेंचाइजी बहुत अच्छी है, एयूएम में अच्छी खासी बढ़त देखी गई, इस बार के नंबर बहुत शानदार आए थे। और पहले भी 2-4 बार ऐसा हुआ है कि बजाज फाइनेंस में ऐसे नेगेटिव न्यूज से बड़ी गिरावट आती है, लेकिन उसके बाद ये जो जंप देता है तो आपके लिए फिर वो ही रह जाता है कि काश मैंने ले लिया होता वाली बात होती।
तो मेरे हिसाब से अगर 1000 रुपए के आसपास आता है तो वहां पे खरीदारी करनी चाहिए। बिल्कुल 1000 रुपये के आसपास आए तो खरीदारी करें, काश फैक्टर इस पर ना अप्लीकेबल होने दें। ये राजेश जी की राय। हिंडाल्को के स्टैंडअलोन नंबर अच्छे लग रहे थे कि क्यों मैं कह रहा था कि हिंडाल्को के केस में आपको स्टैंडअलोन नंबर्स भी देखने चाहिए, क्योंकि कंसोलिडेट किसके साथ होते हैं वो पहले ही वो नंबर आ चुके होते हैं इसके लिए। चलिए अब एक काम करते हैं, धमाकेदार ऑप्शंस ले लेते हैं। धमाकेदार ऑप्शंस हमारे साथ मानस जी हैं, अरुण जी हैं, सौमिल जी हैं। मानस जी बताइए आपका धमाकेदार ऑप्शन। तो देखिए धमाकेदार ऑप्शन के लिए एलटीएम पे मेरा ध्यान है, जहां पर स्टॉक ने अपने 200 मूविंग एवरेज को रिगेन कर लिया है। तो इसका 4700 का कॉल ऑप्शन लेंगे। 144 पे ट्रेड हो रहा है। 99 के स्टॉप लॉस से यहाँ पर खरीदारी करनी है और 230 रुपए के टारगेट सेट करना है। ओके अरुण जी, आपकी ट्रेड ऑप्शंस में? जी श्रेया जी, फेडरल बैंक के एट द मनी कॉल को लेने की सलाह है। एक 3 या 4 दिन के करेक्शन के बाद एक अच्छा रिवर्सल देखने को मिल रहा है, तो 360 के कॉल को लेने की सलाह है। 5 साढ़े 5 रुपए के बीच में स्टॉक ऑप्शन चल रहा है। स्टॉप लॉस जो लगाना है 4 रुपए के नीचे लगाए। टारगेट 7.5 से 8 रुपए तक के 360 के कॉल ऑप्शन में आ सकते हैं। तो एट द मनी कॉल 360 का फेडरल बैंक का लेके चल सकते। ओके, फेडरल बैंक के 360 की कॉल। सौमिल आपका ट्रेड? मेरा ट्रेड होगा एपीएल अपोलो पर। एपीएल अपोलो ऑलरेडी एक अप ट्रेंड में है। एक अच्छे एक रिवर्सल हमने देखा इन द लास्ट कपल ऑफ वीक्स। एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट भी हमने देखा। मुझे लगता है ये कंटिन्यू रहेगा। जो कॉल ऑप्शन मैंने चुना है दैट इज 1960 के स्ट्राइक प्राइस का। यही मंथ की एक्सपायरी। इस समय अराउंड 52 के आसपास ये चल रहा है और नीचे में एक स्टॉप लॉस रखेंगे 40 पर। ऊपर में मेरे टारगेट्स होंगे 80-85 के। ओके, एपीएल अपोलो ट्यूब से पसंद आ रहा है सुमिल जी को। ऑप्शंस की 3 ट्रेड्स हो गए हैं। डिस्क्लेमर प्लेट आपके स्क्रीन पर है। अब चर्चा करते हैं केमिकल सेक्टर की, और केमिकल सेक्टर से पहली तिमाही के नतीजे काफी दमदार रहे हैं। कई कंपनियों ने उम्मीद से बेहतर मुनाफा दर्ज किया है। वही मैनेजमेंट का आउटलुक भी काफी पॉजिटिव था। तो किन कंपनियों ने सबसे बेहतर प्रदर्शन दिखाया और किसने क्या गाइडेंस दिया है, इसकी पूरी डिटेल समझ लेते हैं। मेरे सहयोगी सोनल जुड़ रही है हमारे साथ। सोनल, गुड आफ्टरनून, बताएं। गुड आफ्टरनून। वेल, बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा है बहुत केमिकल कंपनीज से। आप ध्यान रखिए कि पिछले कुछ क्वार्टर्स में ये कंपनीज का प्रदर्शन बहुत ही ख़राब रहा, तो ये जो नंबर्स आए हैं वो उम्मीद से काफ़ी बेहतर है। कुछ कंपनीज ने मोर देन डबल डिजिट ग्रोथ देखा है। अगर आप नवीन फ्लोरीन की बात कर रहे हैं तो 107% उसमें ग्रोथ आया है प्रॉफिट्स में। एसआरएफ ने 75% दिखा है। दीपक नाइट्राइट जो कमोडिटी केमिकल्स कंपनी है 207% का मुनाफा में ग्रोथ देखा है इस बार। अक्यूटास केमिकल्स, हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल्स, वो पूरी लिस्ट आपके सामने आ जाएगी। जो लोएस्ट ग्रोथ देखी गई है वो है हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल्स की, जो 27% है इस बार। बट ये नंबर्स भी बुरे नहीं है, क्योंकि पिछले कुछ क्वार्टर्स में ये कंपनीज ने बहुत ही बुरा प्रदर्शन दिखाया था। क्या रीजंस है ये इंप्रूवमेंट के? एक, इन लोगों के पास इन्वेंट्री, हाई कॉस्ट इन्वेंट्री थी। दूसरी ये बात रही कि लॉट ऑफ दीज एक्सपोर्टर्स, इनके फॉरेक्स गेन्स देखे गए रेवेन्यूज में। तीसरा, इनकी डिमांड काफ़ी स्ट्रॉन्ग रही है। और चौथा, जो स्प्रेड्स है, क्योंकि वेस्ट एशिया वॉर हुआ था, कमोडिटी केमिकल कंपनीज के स्प्रेड्स बहुत स्ट्रॉन्ग रहे, इस वजह से उनके प्रॉफिट्स में भी बहुत अच्छी ग्रोथ दिखाई गई। बहुत सारी कंपनीज ने अच्छा गाइडेंस भी दिया है। अगर हम नवीन फ्लोरीन की बात करते हैं, सीडीएमओ बिजनेस में $100 मिलियन का रेवेन्यू इज व्हाट दे आर एक्सपेक्टिंग। एबिडा मार्जिन्स 32 से 33% FY27 में। अक्यूटास केमिकल्स का FY27 रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस 25% और एबिडा ग्रोथ गाइडेंस है 36%। तो उनकी गाइडेंस मेंटेन रही है। एथर इंडस्ट्रीज है जो नए प्रोडक्ट लॉन्चेस देख रही है, उनका एबिडा मार्जिन का गाइडेंस है 28 से 30%। अगर हम हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल्स की बात करें, जो बैटरी केमिकल्स में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रही है, प्रॉफिट एट 1100 करोड़ रुपीस इन FY28, दे कंटिन्यू टू गाइड फॉर इट। एसआरएफ ने भी बोला है कि उनका केमिकल्स बिजनेस जो एक बिग अर्निंग्स ग्रोथ ड्राइवर है, वहाँ पे 15 से 20% का ग्रोथ वो देख रहे हैं। उनको वॉल्यूम इंप्रूवमेंट नजर आ रहा है स्पेशलिटी पोर्टफोलियो में। केमिकल स्टॉक्स हैव बीन आउट परफॉर्मर्स इन FY27 सो फार। अगर हम स्टॉक मूव्स देखेंगे तो नवीन फ्लोरीन 40% ऊपर है। एसआरएफ हैज बीन द सोल अंडर परफॉर्मर इन दिस इंटायर स्पेस। दीपक नाइट्राइट ने ग्रोथ देखा है। अक्यूटास केमिकल्स 90% ऊपर है। माद्री स्पेशलिटी केमिकल्स ने बहुत अच्छा किया है। बालाजी अमाइंस इज अप अराउंड 85%। उसका जो पियर है अल्काइल अमाइंस इज अप जस्ट 19%। सो ग्रोथ डिसेंट रही है स्टॉक प्राइस में भी। बट क्या वैल्यूएशंस भी उस हिसाब से बड़े हैं? एलिवेटेड वैल्यूएशंस है अक्रॉस द बोर्ड। अगर हम एथर इंडस्ट्रीज की बात करते हैं तो इट इज
ट्रेडिंग एट 86 टाइम्स। सारी केमिकल कंपनीज एक दूसरे से कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि सबका प्रोडक्ट प्रोफाइल बहुत अलग है, बट एनीवेयर बिटवीन 28 टाइम्स टू 86 टाइम्स, दैट इज व्हाट दीज स्टॉक्स आर ट्रेडिंग एट करंटली। तो बहुत चीप भी नहीं है बट कुछ बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी है, बट Q2 में ये ग्रोथ कंटिन्यू होती है कि नहीं वो देखना पड़ेगा, क्योंकि तब वेस्ट एशिया क्राइसिस की वजह से स्प्रेड ज़्यादा नहीं होंगे और इनका इन्वेंट्री भी थोड़ा नॉर्मलाइज हो जाएगा। बट फॉर नाउ Q1 हैज़ बीन स्ट्रॉन्ग, वेदर दैट कंटिन्यूज और नॉट इन Q2 रिमेन्स टू बी सीन। ओके, शुक्रिया सोनल। तो केमिकल कंपनीज के अपडेट्स आपने देखे ही थे और एक दो स्टॉक में अच्छे मूव्स भी आए। सिर्फ एक SRF था जो उसकी कमेंट्री के बाद थोड़ा सा गिरावट आई थी, लेकिन उसके बाद मीनवाइल SBI नंबर्स के बाद गिर रहा है और आई थिंक ये थोड़ा सा एक मार्केट के लिए डिसअपॉइंटिंग होगा। आई थिंक कमेंट्री के बाद SBI थोड़ा सा गिरा है। एक तो स्टॉक चल चुका है श्रेया, दूसरा थोड़ा सा आई थिंक मार्केट में मोमेंटम मिसिंग है, ये भी एक कारण है और वीकेंड भी है, तो इस वजह से यहाँ पर थोड़ा सा अगर आप देखेंगे तो अब हायर लेवल से थोड़ा सा कूल ऑफ आया है और यही कारण है कि बैंक निफ्टी लेकर आइएगा एक बार जरा। बैंक निफ्टी अब डे लो पर तो नहीं है लेकिन नीचे आया है और ऑलमोस्ट डे लो पर ही आ गया एक्चुअली। 57,700 का लो था, 57,750 है। एक बार वापस ICICI बैंक और HDFC बैंक दोनों रखिएगा, दोनों रखेंगे एक बार जरा, उसके बाद चार का चौका ले लेंगे हम। ICICI बैंक ये डे लो पर आया और HDFC बैंक रखें एक बार और ये फिर भी 52 वीक लो प्रोटेक्ट कर रहा है। कंट्रीब्यूशन देखें बैंक निफ्टी का, क्लियर कट ICICI बैंक का डोमिनेशन है आज डाउन साइड पर, इसी की वजह से बड़ी गिरावट आपको आती हुई दिखाई देगी HDFC बैंक में। ICICI बैंक की 443 पॉइंट्स, 343 पॉइंट बैंक निफ्टी नीचे, 443 पॉइंट तो अकेला ICICI बैंक कंट्रीब्यूट कर रहा है। चार का चौका लेंगे, सस्ता ऑप्शन ट्रेड लेंगे मानस जी से, फिर चलेंगे राजेश जी के पास FNO सुपरस्टार के ट्रेड के लिए। चार्ट का चमत्कार के लिए कविता जी हैं हमारे साथ और मिड कैप फंडा के लिए राजेश अग्रवाल जी हैं। तो मानस जी आप शुरुआत करें सस्ता ऑप्शन के साथ। तो देखिए, सस्ता ऑप्शन के लिए फोर्टिस पे मेरा ध्यान है, जहां पर स्टॉक ने रिकवरी में आज एक ही दिन में 10-22 मूविंग एवरेज को रीगेन कर लिया है। तो इसका 960 वाला कॉल ऑप्शन जो 26 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, उसमें खरीदारी करने की राय रहेगी। आपके स्टॉप लॉसेस 17 रुपीज 17 रुपए के नीचे रहेंगे और टारगेट 45 रुपए के रहेंगे। फोर्टिस हेल्थ के 962 पे ट्रेड करता हुआ यहाँ पे 26 रुपए पे इसकी 960 की कॉल। FNO सुपरस्टार राजेश सतपुते जी क्या पिक करेंगे? वीरेंद्र जी देखिए, मेरी नजर ग्रासिम के चार्ट के ऊपर है। पहले भी इस पे बात हुई है। ग्रासिम मुझे लगता है आज एक डिसाइसिव ब्रेकआउट मिला है। जो फॉर्मेशन है ये एक चैनल फॉर्मेशन जो 200 पॉइंट का टारगेट दिखाता है। इसका ब्रेकआउट का लेवल 3,300 का है, तो वैसे पोजिशनली 3,500 का टारगेट बनेगा, लेकिन एज अ स्विंग ट्रेडर 3,400 410 के आसपास का पहला टारगेट होगा और बाय करे ग्रासिम, स्टॉप लॉस होगा 3,300 का। ओके, ग्रासिम FNO सुपरस्टार में राजेश जी के पिक। कविता जी आपका चार्ट का चमत्कार। आज मेरे दोनों कॉल्स चले गए हैं, बट स्टिल कैश सेगमेंट से देंगे, दैट इज गैलेक्सी सर्फेक्टेंट्स। एंड एज अ डिस्क्लेमर, ये कॉल हमने हमारे क्लाइंट्स के साथ शेयर किया है। शॉर्ट टर्म व्यू रखना चाहिए, अंटिल काउंटर 1950 के लेवल को होल्ड किए हुए है। यहाँ पर आप एक बाय पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। अपसाइड मोमेंटम शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव 2500 तक दिखते हैं और फॉर वीक पर्सपेक्टिव अगर आप इसे ले रहे हैं तो 2150 तक के प्राइस मूव बनते हुए देखने चाहिए। ओके, आप मिड कैप फंडा ले लें। फिर मिड कैप फंडा के लिए राजेश अग्रवाल जी। राजेश जी बताइए आपके पिक। अनुज जी, टाटा टेक के साथ जाना चाहूंगा। लिस्टिंग के बाद चला ही नहीं स्टॉक, बावजूद इससे कि बहुत अच्छी कंपनी थी। टाटा मोटर्स की सब्सिडियरी है और OEM को कैटर करती है, जो कि ऑटोमोटिव, एरोस्पेस, इंडस्ट्रियल, हेवी मशीनरी में है। प्योर प्ले इंजीनियरिंग सर्विस कंपनी कही जा सकती है, जिसका 77% रेवेन्यू जो है ER&D से आता है और 23% टेक्नोलॉजी सोल्यूशन से। जो पिछले दिनों नतीजे आए पहली तिमाही के, उसमें 33% के आसपास रेवेन्यू में जम था। 12,500 वर्कफोर्स है जो कि पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। और अभी ऐसी कल परसों की एक खबर है कि होंडा ने करार किया है इनके साथ फुल प्लेटफॉर्म के लिए, जो कि शायद पहली बार है कि अपनी नई लॉन्च के लिए होंडा ने किसी इंडियन कंपनी के साथ करार किया हो। वैल्यूएशन के लिहाज से भी बहुत शानदार लग रही है। मुझे लगता है कि 950 के टारगेट के साथ, जो कि 1 से 2 क्वार्टर में आ सकते हैं, यहाँ पे खरीदारी करनी चाहिए।
ओके, टाटा टेक मिड कैप फंडा में राजेश जी की पिक हो गए यहाँ पे 9.5 के टारगेट, 950 के इम्पैक्ट टारगेट प्राइस देख रहे हैं वो। चलिए रिकैप कर देती हूँ। चार का चौका में हमने 4 स्टॉक्स डिस्कस किए। सबसे पहले आया सस्ता ऑप्शन मानस जी की तरफ से। फोर्टिस हेल्थ केयर में आपको 960 के कॉल में पार्टिसिपेट करना है, 45 के टारगेट है, 17 का स्टॉप लॉस लगाना है। फिर ग्रासिम पसंद आ रहा है एफ सुपरस्टार में राजेश जी को, 3410, 3500 के टारगेट वो देख रहे हैं और 3300 का स्टॉप लॉस मेंटेन करने को कहा है। चार्ट का चमत्कार, दोनों स्टॉक्स कवर होने के बाद कविता जी को गैलेक्सी सर्फेक्टेंट्स पसंद आ रहा है, 2150, 2500 के टारगेट है, 1950 का स्टॉप लॉस। और आखिर में मिड कैप फंडा ये टाटा टेक 950 के टारगेट प्राइस के लिए राजेश जी खरीदारी की राय रख रहे हैं इस पर्टिकुलर काउंटर में। चलिए आगे बढ़ते हैं और नतीजों पर बात कर लेते हैं। बाजार की नजर सोमवार को आने वाले नतीजों पर रहेगी ही। कल वायदा में डिलीवरी के नतीजे आएंगे, वहीं सोमवार को भारत फोर्ज, बॉश समेत 3 कंपनियों के नतीजे आने हैं। तो नतीजों का अनुमान बताने के लिए हमारे साथ जुड़ रही है नुपुर और साथ ही दीपाली। नुपुर, आपके पास पहले डिलीवरी के नतीजे कैसे रह सकते हैं? बिल्कुल स्ट्रॉन्ग क्वार्टर की उम्मीद यहाँ पर लेके चल रहे 27% से रेवेन्यू ग्रोथ इस क्वार्टर में देखने को मिल सकती है। 2920 करोड़ के आसपास का अनुमान लेके चल रहे हैं। कामकाजी लेवल पे मुनाफा देखें तो 24% की ग्रोथ आपको यहाँ भी नजर आएगी। 185 करोड़ के आसपास ये आंकड़ा देखने को मिल सकता है। मार्जिन मेंटेन रहेंगे, 6% के मार्जिन इस क्वार्टर में देखने को मिल सकते हैं। और एडजस्टेड बेसिस पे मुनाफा देखें तो 36 करोड़ के आसपास इस क्वार्टर में आपको नजर आएगा। वॉल्यूम ग्रोथ के लिहाज से काफी स्ट्रॉन्ग क्वार्टर देखने को मिल सकता है। 50% की वॉल्यूम ग्रोथ एक्सप्रेस पार्सल सेगमेंट में एक्सपेक्टेड है। 18% की ग्रोथ पीटीएल वॉल्यूम्स में इस क्वार्टर में देखने को मिल सकती है। मीशो का अकाउंट ऑलमोस्ट 50% कंट्रीब्यूट करता हुआ नजर आ सकता है। FY27 में जब एक्सप्रेस पार्सल की बात होती है, उस सेगमेंट की बात होती है, तो उसका 50% कंट्रीब्यूशन जो है, मीशो एक बड़ा अकाउंट है डिलीवरी के लिए, तो यहाँ पर वहाँ से आते हुए दिख सकता है। क्वार्टर बेसिस पर ग्रॉस मार्जिन और एबिटा मार्जिन थोड़े आपको दबाव में इसलिए नजर आएंगे क्योंकि जिस हिसाब से रॉ मटेरियल के प्राइसेस, स्पेशली फ्यूल प्राइस इंक्रीज हुआ है पिछले क्वार्टर वेस्ट एशिया क्राइसिस की वजह से, उसका एक इम्पैक्ट इस क्वार्टर में आपको देखने को मिल सकता है। हायर एम्प्लॉय कॉस्ट की वजह से भी मार्जिन और बॉटम लाइन थोड़ी इम्पैक्टेड इस क्वार्टर में आती हुई नजर आ सकती है। लेकिन वॉल्यूम के लिहाज से और रेवेन्यूज के लिहाज से डिलीवरी के लिए ये क्वार्टर अच्छा रह सकता है। ऐसे ही ब्रोकरेज हाउस की तरफ से एस्टिमेट्स निकल के आए हैं। ओके, तो ये थी डिलीवरी की एक्सपेक्टेशन। दीपाली के पास चलते हैं अब भारत फोर्ज और बॉश। दीपाली, ये 2 नंबर्स कैसे रह सकते हैं? भारत फोर्ज के नंबर्स में ग्रोथ देखने को मिलेगी इस क्वार्टर में और स्टैंडर्ड लोन बेसिस पे एक्सपेक्टेशंस हैं कि जो ओवरऑल इनकम है वहाँ 11% के आसपास की ग्रोथ रह सकती है। मुनाफे में 14% के आसपास की ग्रोथ रिपोर्ट कर सकती है सालाना आधार पर। एबिटा भी 571 करोड़ से बढ़कर 640 करोड़ के आसपास आ सकता है। ऑल्दो मार्जिन फ्लैट रहेंगे 27.1% के आसपास ही। दरअसल अगर डोमेस्टिक बिजनेस की बात करें तो कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में जो पिकअप देखने को मिला, डिफेंस सेगमेंट में जो ग्रोथ रही, उससे ओवरऑल डोमेस्टिक बिजनेस को सपोर्ट मिलते हुए दिखाई देगा। अगर एक्सपोर्ट्स की बात करें तो एक्सपोर्ट्स में भी जो पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट है, जो नॉन ऑटो सेगमेंट है, वो ओवरऑल ग्रोथ लेंड करते हुए दिखाई देगा। एबिटा मार्जिन फ्लैट 27% पर इसलिए रहेंगे क्योंकि फेवरेबल करेंसी का बेनिफिट तो मिलेगा, लेकिन हायर कमोडिटी कॉस्ट से वो फायदा ऑफसेट होते हुए दिखाई देगा, इसलिए मार्जिन में कोई बदलाव नहीं होने की एक्सपेक्टेशंस है सालाना आधार पर। अब इंपॉर्टेंट ये रहेगा कि मैनेजमेंट की कमेंट्री क्या आती है। सबसे रहेगा इंपॉर्टेंट कि रेवेन्यू ग्रोथ आउटलुक कंपनी क्या शेयर करती है, क्योंकि पिछले क्वार्टर में यानी Q4 में मैनेजमेंट ने 25% प्लस ग्रोथ की बात कही थी फॉर FY27। क्या वो ग्रोथ गाइडेंस वो रिटेन कर रहे हैं या चेंज कर रहे हैं, उस पर कमेंट्स इंपॉर्टेंट रहेंगे। साथ ही कंपनी स्टील बिजनेस जो है CDP भारत फोर्ज का, उसको रिस्ट्रक्चर कर रही है, तो क्या प्रोग्रेस है FY27 में कंप्लीट करने का कंपनी का लक्ष्य है, तो उस पर अपडेट्स इंपॉर्टेंट रहेंगी। और इसके अलावा यूरोपियन बिजनेस आउटलुक काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि कंपनी यहाँ पर नई अपॉर्चुनिटीज़ तलाश रही है, तो उसको लेकर कमेंट्स इंपॉर्टेंट रहेंगे। और साथ ही मार्जिन आउटलुक तो इंपॉर्टेंट होगा ही, बट नंबर्स में 10 से 15% की ओवरऑल टॉप लाइन और बॉटम लाइन में ग्रोथ एंटिसिपेट की जा रही है स्टैंडअलोन बेसिस पे। वहीं अगर बात करें बॉश की, तो बॉश के नंबर्स में मिक्स रहेंगे, क्योंकि जो ओवरऑल सेल्स रहेंगी वहाँ तो 11% के आसपास की ग्रोथ देखने को मिलेगी स्टैंडअलोन बेसिस पे सालाना आधार पर, लेकिन मुनाफे में 23% का ड्रॉप रहेगा और ये 692 करोड़ से घटकर 532 करोड़ आ सकता है। इनफैक्ट ध्यान देने वाली बात यह है कि पिछले साल की इसी तिमाही में कंपनी को एक्सेप्शनल गेन हुआ था। बिजनेस कंपनी ने कुछ सेल किया था, उसकी वजह से 565 करोड़ का एडिशनल
गेन था, जिसकी वजह से जो फिगर थी मुनाफे की पिछले साल की इसी तिमाही में वो 1115 करोड़ की थी, लेकिन उसको एडजस्ट करके देखें तो 692 करोड़ के प्रॉफिट है और इसीलिए प्रॉफिट इस बार घटकर 532 करोड़ के आसपास आ सकते हैं। एबिटा फ्लैट रहेगा, मार्जिनल ग्रोथ देखने को मिल सकती है, 639 करोड़ से बढ़कर 648 करोड़। मार्जिन भी थोड़ा ड्रॉप हो सकते हैं, 13.4% से घटकर 12.2-12.3% के रेंज में आ सकते हैं। अगेन बॉश के पर्सपेक्टिव से डोमेस्टिक बिजनेस में जो कमर्शियल व्हीकल्स में हमने अच्छी सेल्स देखी है, ट्रैक्टर सेगमेंट ने पिकअप किया है, उससे ओवरऑल रेवेन्यू ग्रोथ को फायदा होते हुए दिखाई दे रहा है। टू व्हीलर डिवीजन में भी क्योंकि कंपनी केटर करती है, वहां भी स्टेडी ग्रोथ रही है, उससे ओवरऑल इनकम को सपोर्ट मिल रहा है। मार्जिन कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं हायर कमोडिटी प्रेशर की वजह से ही, और जो पैट में डिक्लाइन हो रहा है उसके पीछे मार्जिन प्रेशर तो है ही, लेकिन इसके अलावा जो एडिशनल अदर इनकम होती है उसका कंपोनेंट इस बाकी क्वार्टर में मिसिंग रहेगा। और ये अदर इनकम इसलिए कम रहेगी क्योंकि कंपनी RBIC का एक्विजिशन जो किया है उसका इंपैक्ट देखने को मिलेगा। दरअसल इसी साल अप्रैल में कंपनी ने अनाउंस किया था कि जो बॉश चेसिस सिस्टम्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है उसमें 100% एक्विजिशन कर रही है, तो अदर इनकम का कंपोनेंट इस एक्विजिशन की वजह से मिसिंग रहेगा, इसीलिए ओवरऑल नंबर्स बॉश के इस क्वार्टर में मिक्स रह सकते हैं। ओके, तो 3 नंबर्स, दीपाली बहुत बहुत शुक्रिया आपका। 3 नंबर्स डिस्कस कर लिए हमने, बॉश, भारत फॉर्ज और डिलीवरी। अब आते हैं इंडस्ट्रीज पे। निफ्टी लेके आइए, निफ्टी बैंक लेके आइए। समहाउ हमने सुबह की लोवेस्ट ट्रैजेक्टरी को दोनों ही इंडस्ट्रीज पे बनाए रखा, कायम रखा अनुज, बट हम आज किसी भी प्रकार का एक्साइटमेंट नहीं दिखा पाए, और एक ऐसे दिन जब IT ने ऑलमोस्ट मच हुआ। अनुज, कैसे रीड करेंगे इस क्लोजिंग को और शुक्रवार ये सोमवार के लिए व्यू? देखिए वीरू, मेरा व्यू वही है कि जो मैंने शो के शुरू में कहा था, आई थिंक टेम्पटेशन से बचिए वीकेंड पर कोई भी ट्रेड कैरी करने से, क्योंकि इशू क्या है कि वीकेंड पे काफ़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट आएंगे ग्लोबल मार्केट के लिए, तो न्यूट्रल पोजीशन के साथ घर जाएं। और US मार्केट के लिए खासतौर से आज शाम को मेक और ब्रेक ट्रिगर्स हैं, प्लस वीकेंड पे वॉर इम्पैक्ट क्या आता है, आई थिंक ये इंपॉर्टेंट होगा। तो इसके लिए हाँ, ये ज़रूर है कि हो सकता है आप न्यूट्रल जाएं मंडे को, अगर डेटा पॉजिटिव हो और वॉर फ्रंट पर भी कुछ ना आए तो गैप अप हो जाए, उतना तो आपको फिर बोलना पड़ेगा अपने आप को बैड लक, क्योंकि वो आपके अगेंस्ट भी जा सकता है। तो इस वजह से अवॉइड करें किसी भी तरह की टेम्पटेशन से। चलिए शायद BTS ट्रेड ले लेते हैं। ओके, तो ये फिलहाल रणनीति सोमवार के लिए हमने डिस्कस कर ली। अब स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज BTST के STBT ट्रेड्स लेना शुरू करते हैं और शुरुआत करेंगे सोमिल जी आपके साथ। बताइए फिर सोमवार के लिए कौन सा काउंटर? मैंने चुना है JSW एनर्जी। JSW एनर्जी में एक ब्रेकआउट है ऊपर की तरफ, एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट है ऊपर की तरफ। 2040 डेली मूविंग एवरेज के ऊपर ये कंसोलिडेशन हुआ था। डेली मोमेंटम इंडिकेटर, आवरली मोमेंटम इंडिकेटर दोनों में ही फ्रेश बाय सिग्नल आया है। अ ग्रेट स्टॉक टू बी इन हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन से ऑन द हायर डिग्री टाइम फ्रेम। लोअर डिग्री टाइम फ्रेम में अभी ब्रेकआउट्स मिले हैं। आई थिंक यहाँ पर एक स्टॉप लॉस रखेंगे 555 पर और टारगेट रहेगा 590। एनर्जी 565 पे। प्रकाश सर आपकी कॉल। गुड इवनिंग टू यू वीरू। स्टॉक का नाम है LTM, लार्सन टू रूम माइंट्री। LTM ट्रेड कर रहा है 4677 पर और स्टॉप लगाएंगे करीब 4623 पर, मतलब करीब 40 रुपये का स्टॉप है। टारगेट रहेगा 4800। वक्त लगेगा लेकिन वो पॉसिबल है 4800। LTM ये गाबा सर की पिक हो गई। अरुण जी, सोमवार के लिए आपने क्या चुना? श्रेया जी, अगेन फेडरल बैंक के साथ ही जाना चाहूंगा। मुझे लग रहा है इसमें मोमेंटम मंडे के सेशन तक भी बन सकता है, तो 358 के आसपास चल रहा है। 355 का स्टॉप लॉस लगा के फेडरल बैंक को खरीदने की सलाह है। 365 से 366 तक के टारगेट्स फेडरल बैंक में आ सकते। फेडरल बैंक 358 पे एक अच्छे क्लोज की तरफ बढ़ता हुआ। सोमिल, आपके कैरी करेंगे? ये मानस जी आपके कैरी करेंगे? माफ कीजिएगा जी। तो देखिए, औरो फार्मा पे खरीदारी करके जाएंगे। यहाँ पर स्टॉक ने अपने पिछले हाई को ब्रेक किया है, बढ़िया वॉल्यूम्स देखने को मिले हैं, तो औरो फार्मा के फ्यूचर में खरीदारी करेंगे। 1634 1634 के स्टॉप लॉस से 1725 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। कविता जी, आपकी पिक मंडे के लिए? सो फार्मा से फोर्टिस हेल्थ केयर, यहाँ अच्छे ब्रेकआउट आया है। काउंटर अपने काफी एवरेजेस को एक साथ क्रॉस करते हुए दिखता है। अपसाइड मोमेंटम 995 तक एक्सटेंड होता हुआ दिखना चाहिए। स्टॉप लॉस मेंटेन करें 950 का। राजेश जी, मंडे के लिए कौन सा काउंटर?
श्रेया देखिए मेरी नज़र ग्लेनमार्क फार्मा पे आई थिंक मैंने कल भी दिया था या परसों दिया था और मुझे लगता है जिस तरह से ब्रेकआउट के बाद कंसोलिडेट कर रहा है अपने इंपॉर्टेंट क्लस्टर के ऊपर और ये जो क्लस्टर यानी अपर एंड था वो था करीब 2260 का 2260 2270 तो हमारा स्टॉप लॉस होगा 2270 का और ग्लेनमार्क फार्मा हम बाय करेंगे एज ए बीटीएसटी इसका जो टारगेट आएगा वो रहेगा 2340 का अगर वो सरपास होता है तो 2380 तक का बड़ा स्विंग आ सकता है ग्लेनमार्क। ओके ग्लेनमार्क ये हो गई राजेश जी की पिक। चलिए वीरू के पास चलते हैं आज की एफएनओ मार्केट की पल्स के लिए। वीरू बताएं। जम अनुज आज एक बार फिर से आईटी ऑटो ने मिलकर इस ब्रेथ को अगर आप देखें मेंटेन रखा और कुछ हद तक कुछ एफएमसीजी जायंट्स और कुछ मेटल्स में अगर आप देखें वो अच्छे थे। ब्रेथ लिखाते हैं आपकी स्क्रीन पर। हालांकि शॉर्ट्स ओपन हुए नो डाउट अबाउट दैट और एनबीएफसीज में अगर आप देखें आज शॉर्टिंग थी लेकिन मैं आपके सामने डिजिट सकता हूँ 69 लॉन्ग्स और 21 में आप देखें शॉर्ट कवरिंग तो नेट अगर जो डिजिट्स थी वो 70 80 90 तो 90 के आसपास अगर आप देखें लॉन्ग्स थे। थैंक्स टू आईटी फॉर दैट। शॉर्ट लगभग 96 में और आपकी स्लाइड में सर्वोदय मदरसन आज 9.5% ऊपर रहा। लॉन्ग्स लोडेड विद लॉन्ग्स शानदार नंबर्स। फोर्टिस हेल्थ केयर सरप्राइज पैकेज रहा हेल्थ केयर बास्केट पर और विंडो फार्मा ग्रासिम सोना बीएलडब्ल्यू अपने उस मोमेंटम में एक बार फिर से अगर आप देखें आया 2 दिन के कोलैप्स के बाद। शॉर्ट कवरिंग जहाँ पे तो शॉर्ट होल्डर्स थे बैकफुट पे थे। इस क्रम में सबसे ऊपर जो स्टॉक रहा वो था आज हिंडाल्को मेटल्स में भारत फौज वारी फेडरल बैंक और हिताची एनर्जी। और अगली स्लाइड आएगी शॉर्टिंग की जहाँ पे जो पोर्शन से शॉर्ट साइड पे थी क्रॉम्पटन पोस्ट नंबर्स बजाज फाइनेंस और आई थिंक बजाज फिनसर्व दोनों ही लपेटे में आए। अगर आप देखें उस सर्कुलर के बाद आदित्य बिरला कैपिटल एल&टी फाइनेंस पूरा एनबीएफसी चंक जो था वो आज बैकफुट पे था और उसके बाद यानी लॉन्ग्स प्रॉफिट्स कैश में कन्वर्ट हुए। आज होल्डिंग्स में एवेन्यू सुपरमार्ट कोटक महिंद्रा बैंक फोर्स मोटर्स और आईएक्स। एक बार आज आईसीआईसीआई बैंक पे आते हैं थोड़ा सा इसका शो भी अगर आप देखें डिसअपॉइंटिंग रहा और वो स्टॉक जो एचडीएफसी बैंक प्रेशर डाल रहा था उसके साथ साथ पहली बार मैं आईसीआईसीआई बैंक का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि फर्स्ट टाइम पोस्ट 9th जून इट्स अ क्लोज बिलो 20-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ऑन आईसीआईसीआई बैंक। पहली बार ऐसा हुआ है। सौमिल आपकी रीडिंग क्या कहती है 24-26 पे और कितना फिल्टर देंगे अगर आप अभी भी लॉन्ग कमिटेड हैं तो कहाँ तक पेशेंस रखने चाहिए कहाँ तक का स्लाइड नॉर्मल है नॉर्मल कूलिंग ऑफ हो गया आईसीआईसीआई बैंक में। I think I'm absolutely bullish on ICICI Bank. ये जो करेक्शन है that is just मुझे लगता है कि हॉल्ट है एक जो हमने पूरी रैली देखी फ्रॉम 1200 से ऊपर में 1450 तक के जो पूरी रैली देखी है वो रैली एक इम्पल्सिव मूव है और ये इम्पल्सिव के बाद एक करेक्शन हम देख रहे हैं। अब जो नीचे में सपोर्ट है वो 40 डेली मूविंग एवरेज के आसपास है विच इज 1400 और 200 डेली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है वो 1350 पर है। तो ये दो लेवल्स मुझे बहुत ही इंपॉर्टेंट लगते हैं और मुझे लगता है कि ये बाय ऑन डिक्लाइन की स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए। आई एम एब्सोल्युटली बुलिश ऑन आईसीआईसीआई बैंक। एचडीएफसी बैंक में थोड़ा सा आप दूर रह सकते हैं लेकिन एसबीआई एंड आईसीआईसीआई बैंक ये दोनों ही मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं। आईसीआईसीआई बैंक अभी तो खैर स्टॉक की पिटाई हो रही है लेकिन बात करते हैं सीमेंस एनर्जी के लेकर आइए स्टॉक जरा। आज का हीरो ऑफ द डे सुबह से 12% ऊपर है। अब ये स्टॉक सुबह से काफ़ी ऊपर था। क्यों मार्केट को क्या पसंद आया इन नंबर्स में ये बिन्नी से समझते हैं। बिन्नी बताएं। बिल्कुल तो सीमेंस एनर्जी के काफ़ी अच्छे शानदार स्ट्रॉन्ग नंबर्स आए हुए हैं Q1 FY27 में। उनके लिए ये है Q3 SY26 मतलब उनका क्लोजिंग ईयर होता है सितंबर ईयर एंड तो उनके लिए ये Q3 होता है। बीट ऑल फ्रंट्स पे अच्छे नंबर्स आए हुए हैं। रेवेन्यू ग्रोथ मेनली उनकी स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूशन की वजह से हमने 39% की रेवेन्यू ग्रोथ देखी हुई है। इबिटा मार्जिन में अच्छी एक्सपेंशन दिख रही है। 23% अराउंड है इबिटा मार्जिन वर्सेस 19%। सो अराउंड 400 बेसिस पॉइंट की एक्सपेंशन कंपनी ने देखी हुई है। मेनली फैक्टर्स क्या है ऑपरेटिंग लेवरेज प्ले आउट हो रहा है इबिटा मार्जिन में। उसके अलावा हायर एक्सपोर्ट कंट्रीब्यूशन तो वो पॉजिटिव बन जाता है और ऑर्डर एग्जीक्यूशन तो चल ही रहा है। उसकी वजह से ओवरऑल रेवेन्यू ग्रोथ से प्रॉफिट तक सब इंप्रूवमेंट दिख रहे हैं। प्रॉफिट ग्रोथ भी हुई है अराउंड 67% की ना। उनके दो सेगमेंट्स पावर ट्रांसमिशन सेगमेंट की बात करें वहाँ पे अच्छी रेवेन्यू ग्रोथ दिख रही है 42% की। जनरेशन बिजनेस जो पावर जनरेशन बिजनेस है वहाँ पे भी उन्होंने 36% की ग्रोथ देखी हुई है। और इंटरेस्टिंग जो है कि पावर ट्रांसमिशन का बिजनेस जो है वहाँ पे मार्जिन्स थोड़ी लैग्ड थी लास्ट फ्यू क्वार्टर्स में, अब वापस आते हुए दिख रही है। स्ट्रॉन्ग एक्सपेंशन वहाँ पे भी दिख रही है। 21.5% है अप्रॉक्सीमेटली पावर ट्रांसमिशन बिजनेस की मार्जिन्स और
और पावर जनरेशन के भी बिजनेस में भी स्ट्रॉन्ग मार्जिन एक्सपेंशन दिख रहे हैं। 22.3% पे है पावर जनरेशन बिजनेस की मार्जिन। सो ओवरऑल ऑल इन ऑल गुड नंबर्स है। ऑर्डर बैकलॉग भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, 19,331 क्रॉस की ऑर्डर बैकलॉग है अभी। और ये ग्रोथ देखें ऑर्डर बुक ऑर्डर बैकलॉग में ओवरऑल वो है 17% अप्रॉक्सीमेटली ग्रोथ वर्सेस लास्ट ईयर। तो ऑल इन ऑल वेरी गुड नंबर्स और इसीलिए आज स्टॉक भी भागा हुआ है। ओके, इसीलिए स्टॉक भी आज भागा हुआ है सीमेंस एनर्जी का। राजेश अग्रवाल जी, आपका व्यू है क्या सीमेंस एनर्जी पर? अब तो कैश का स्टॉक है वैसे ये। अनुज जी, जब से लिस्टिंग हुई है सीमेंस से डीमर्ज होके तब से मैंने 2-3 बार कमाई घाटा में दे चुका हूँ। बहुत शानदार कंपनी है, डेट फ्री बिजनेस मॉडल है। जैसे विनी बता रही थी, पावर ट्रांसमिशन पावर जनरेशन दोनों में सेगमेंट में अच्छे चल रहे हैं। क्लाइंट फुटप्रिंट देखेंगे तो प्राइमरी सप्लायर है, जितने भी पावर यूटिलिटी ट्रांसमिशन कंपनीज हो, डेटा सेंटर्स हो, सबको ऑर्डर बुक 184 बिलियन की है, जो कि 2 टाइम्स टीटीएम सेल्स कही जा सकती है। और केपेक्स की बात की जाए तो कलवा में ये नया फैसिलिटी बैठा रहे हैं जो आने वाले 1 साल में चालू हो जाएगी, 30,000 मेगावाट की ट्रांसफार्मर कैपेसिटी। तो मुझे लगता है कि यहाँ से बहुत अच्छी बढ़त हो सकती है। पिछले 2-4 दिन में अच्छी खासी बढ़त हो गई है। थोड़ा सा कूल ऑफ होता है, मध्यम से लंबी अवधि के टारगेट के साथ यहाँ बिल्कुल खरीदारी करनी चाहिए। ओके, चलिए बिल्कुल यहाँ पर खरीदारी करनी चाहिए। मीनवाइल एक बार आप काउंटडाउन रखिएगा F&O कैश सेगमेंट की क्लोजिंग का। एक काम करते हैं, एक बार वॉल पे क्लोज समझ लेते हैं, क्योंकि उसके बाद फिर 330, क्योंकि ये जितने भी हम डिस्कस करेंगे वो सारे के सारे कैश स्टॉक्स हैं जो F&O में अवेलेबल हैं। तो अब ये वाली क्लोजिंग अपडेट हम जो नॉर्मली 328 पे लेते थे ना, आपसे 313 पे क्या करेंगे, और उसके बाद फिर वापस ऑब्वियसली जब क्लोजिंग एक्शन शुरू होगा, क्लोजिंग ऑक्शन शुरू होगा, तब उसकी बात करेंगे। रखिएगा एक बार जरा सब इंडेक्स स्क्रीन पर। निफ्टी 73 पॉइंट नीचे, बैंक निफ्टी करीब करीब 230 पॉइंट नीचे, और मिड कैप इंडेक्स आएगा आपकी स्क्रीन पर, ये भी करीब करीब 0.2% ऊपर है। स्मॉल कैप यहाँ पर भी ठीक ठाक मूव्स आया आज। एडवांस डिक्लाइन एकदम इवन रहा, ऑलमोस्ट 1:1 के करीब ही रहा एडवांस डिक्लाइन। इसके अलावा और क्या इंटरेस्टिंग है, सेक्टोरल लूजर्स रखिएगा आज, क्योंकि मार्केट थोड़ा सा नीचे था, तो पहले सेक्टोरल लूजर्स की बात करेंगे। इसमें क्या क्या था लेकर आए जरा एक बार, अगर फायर करें तो हाँ, ये देखिए, ये आपकी स्क्रीन पर सेक्टोरल लूजर्स। फाइनेंशियल्स ऑब्वियसली आज यहाँ पर गिरावट आई, निफ्टी बैंक, ऑयल एंड गैस, कैपिटल मार्केट, निफ्टी रियल्टी, निफ्टी एनर्जी। गेनर्स में क्या क्या रहे आज सेक्टोरल गेनर्स? इसमें सबसे ऊपर ऑटोज़, उसके अलावा आईटी, ऑटो और आईटी में अच्छे मूव्स थे। डिफेंस, पीएसयू बैंक्स, मेटल्स और कैपिटल गुड्स इंडेक्स। अब आते हैं हम आज के निफ्टी लूजर्स पर। कहाँ से निफ्टी पर ड्रैग आया? बजाज फाइनेंस ऑब्वियसली सबसे बड़ा, 5.5%। ट्रेंड नंबर्स के बाद 3.5% गिरा। श्रीराम फाइनेंस, आईसीआईसीआई बैंक और जियो फाइनेंस, यहाँ पर भी गिरावट आई। गेनर्स में क्या क्या था एक बार लेकर आइए जरा आप। टीसीएस, ग्रासिम, महिंद्रा एंड महिंद्रा, हिंडाल्को, एसबीआई और एचसीएल टेक। चलिए, कैश मार्केट क्लोज हो चुकी है, यानी कि F&O वाले जो कैश मार्केट स्टॉक्स हैं बीरू, वो बंद हो चुके हैं, और अब लॉटरी स्टार्ट हो चुकी है, यानी कि क्लोजिंग ऑक्शन सेशन, CAS। बीरू स्टार्ट हो चुकी है जी। हाँ, चलिए इसके बीच में अगर आप देखें 1-2 स्टॉक्स और मार्क कर लेते हैं। तो जब तक कि अगर आप देखें F&O मार्केट चल रहा है आज, 1-2 स्टॉक्स और मैं मार्क करूँगा आपकी स्क्रीन पे, जरा प्लीज़ रखिएगा। मतलब लॉरस लैब आज एक बार फिर से फ्रेश ऑल टाइम हाई क्रिएट करता हुआ। फ्रेश ऑल टाइम हाई मतलब एक डेफिनेशन होती है ना, आई मीन, या फिर एक कॉन्सेप्ट होता है दैट्स कॉल्ड ओवरबॉट ट्रैजेक्टरी, है ना। इंडिकेटर्स बहुत अगर आप देखें ओवररेटेड है, बट मैं इसको एक फंडामेंटली आंकना चाहूँगा। राजेश अग्रवाल जी, ये अर्निंग्स के बाद जो मूव शुरू हुआ था उसके बाद अब ये रुका ही नहीं। आई मीन 1100 से 1851, आपका टेक क्या कहता है? आई मीन कैसे अप्रोच कर रहे हैं आप इस स्टॉक को, और क्या इस प्राइस पे कुछ कैश प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट करना चाहिए क्या लॉरस में? जी नहीं वीरू जी, बल्कि मैं कहूंगा कि इसे गिरावट में ऐड करना चाहिए। हम इसे बहुत जमाने से ट्रैक कर रहे हैं। इनफैक्ट अगर मैं ठीक से याद कर पा रहा हूं तो कोविड के जमाने से, जिस समय 400-450 रुपए के भाव हुआ करते थे। सीडीएमओ का एक अच्छा प्लेयर, अच्छी प्रोडक्ट प्रोफाइल। बीच में कुछ 4-5-6 क्वार्टर इनके नंबर बेहद खराब आए, क्योंकि बड़ा कैपेक्स चल रहा था और उस वजह से वो दबाव पड़ रहा था। लेकिन अब चूंकि केपेक्स पूरा हो गया है, जो कि अब नंबर्स में भी दिख रहा है, लास्ट 2 क्वार्टर से नंबर्स में अच्छे सुधार आए हैं, और जिस तरीके की मैनेजमेंट कमेंट्री आई है उससे भी ये उम्मीद की जा रही है कि आगे भी अच्छा हो सकता है। तो मुझे लगता है कि ये ऐसा स्टॉक है जो कम से कम आपको 2 साल 1.5 साल के
टाइम होराइजन के साथ गिरावट में एक्यूमुलेट करना चाहिए। ओके, गिरावट में एक्यूमुलेट करना चाहिए, ये हो गई आपके लिए एक प्यूपा। चलिए, अब हमारे साथ जुड़े हैं इक्विनोवा इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के अनिरुद्ध सरकार, उनसे बात करेंगे। अनिरुद्ध जी, गुड आफ्टरनून। क्या लग रहा है मार्केट देखकर? कुछ फंस गए हैं मामला एक रेंज में, बाहर निकलेंगे क्या इससे? या आफ्टरनून अनुज, आई थिंक यस, पिछले अगर एक दो हफ्ते से देखे, आई थिंक एज यू राइटली सेड, मार्केट एक ही रेंज में अटक गया है एंड अर्निंग सीजन जो अंडरवे है, आई थिंक बहुत सारे मिक्स्ड नंबर्स भी आ रहे हैं, बट ब्रॉडली मैं बोलूंगा नंबर्स तो अच्छे ही आ रहे हैं। बट आई थिंक एफआई और डीआई और डोमेस्टिक एफएनओ सब मिला के आई थिंक मार्केट इज अ बिट कंफ्यूज्ड कि यहाँ से ऊपर जाना चाहिए कि नीचे जाना चाहिए। सो थोड़ा आई थिंक वी आर स्पेंडिंग टाइम इन दैट सेम रेंज, विच आई वुड से कि एक अच्छी बात होती है। बिफोर द नेक्स्ट बिग अप मूव हैपेंस, एक जगह पे टाइम स्पेंड करना इज अ गुड थिंग टू मेक द बेस स्ट्रॉन्ग। अनुज जी, गुड आफ्टरनून। श्रेया बात कर रही हूँ। नतीजे, क्वार्टर वन नतीजे देखे आपने, एक हफ्ता बाकी है इनफैक्ट अभी, लेकिन कोई स्पेस जहां पर आपको फुल फ्लेज रिकवरी की उम्मीद थी और वैसे होता हुआ नजर आया, या फिर ग्रीन शूट्स ही नजर आए हैं? कहां पर आपका कन्विक्शन इस बार क्वार्टर वन नतीजों को देखते हुए ज्यादा हुआ है? कौन सा स्पेस? या आफ्टरनून श्रेया। सो आई थिंक अगर मैं देखूं इस क्वार्टर में जो नंबर्स आए, ब्रॉडली आई थिंक जो कंपनीज एंड सेक्टर्स पिछले 2 क्वार्टर से दे वर रिपोर्टिंग वेरी गुड नंबर्स, उन्हीं में द मोमेंटम हैज कंटिन्यूड। उसमें एक जो बड़ा एरिया है योर ऑटो एंड ऑटो एंसिलरी, उसमें काफी हद तक आई थिंक जो मोमेंटम बिल्टअप हुआ था 6 मंथ्स बैक, वो कंटिन्यू हो रहा है। दूसरा स्पेस जहां पे ऑब्वियसली एज एन इंडेक्स बहुत अंडर परफॉर्म हुआ है, विच इज द बैंकिंग सेक्टर। बट अगर मैं देखूं आई थिंक वहां पे भी थोड़ा रिकवरी दिख रहा है, वेर इन आई वुड से कि जो द लेंडिंग ग्रोथ वाज वीक, जो निम्स कॉन्ट्रैक्शन हो रहा था, वो सब आई थिंक इट्स एविडेंट नाउ कि थोड़ा बॉटम आउट हो रहा है इन दैट स्पेस। बट विद इन द बैंकिंग आई थिंक जो सबसे बड़ा सरप्राइज रहा है, विच आई थिंक इज गुड, इज द पीएसयू बैंक स्पेस, जहां पे मैं बोलूंगा कि अभी तक जितने भी पीएसयू बैंक्स के नंबर्स आए, आई थिंक ब्रॉडली दे हैव बीन बेटर देन एस्टिमेट। सो मैं बोलूंगा बैंकिंग एक सेक्टर है जहां पे थोड़ा पिटाई हुआ था लास्ट 1-2 साल, बट नाउ आई थिंक सम अमाउंट ऑफ रिकवरी इज हैपनिंग। ऑटो एंड ऑटो बैंक मैंने आपको बताया। जो तीसरा सेक्टर है जहां पे बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रोथ दिख रहा है इज द प्राइवेट डिफेंस एरिया। वो प्राइवेट डिफेंस एरिया एक जगह है जहां पे ऑर्डर एग्जीक्यूशन हैज पिक्ड अप, ऑर्डर बैकलॉग्स काफी है, एंड आई थिंक द पाइपलाइन एंड द विजिबिलिटी अगले 2 साल का बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो ये कुछ एरियाज है जहां पे आई थिंक द मोमेंटम कंटिन्यूज इन द फर्स्ट क्वार्टर। ये प्राइवेट डिफेंस आपने अनिरुद्ध जी इसलिए बोला क्योंकि एग्जीक्यूशन बहुत स्ट्रांग है वहां पे, दैट्स व्हाई? या सो बेसिकली आई टेल यू, सी व्हाट इज हैपनिंग इज जो बड़े पीएसयू डिफेंस कंपनीज है, उनका जो छोटा सा एक कंपोनेंट है, सपोज 500,000 करोड़ का एक कंपोनेंट है, विच इज वेरी क्रिटिकल फॉर द लार्ज ऑर्डर टू बी कंप्लीटेड। एंड ये वैसा है कि यहाँ पे ये जो छोटा कंपोनेंट है 500,000 करोड़ का जो ऑर्डर, ये उस स्टेज में रिक्वायर्ड होता है जहां पे द प्रोजेक्ट इज हाफ वे थ्रू कंप्लीशन, और वहां पे ये प्राइवेट डिफेंस कंपनीज आर कमिंग इनटू प्ले। और उनका भी टाइमलाइन ऐसे होता है कि 1 साल 2 साल के अंदर एग्जीक्यूशन करना पड़ता है। सो वहां पे द ग्रोथ इज कमिंग वेरी वेरी स्ट्रांग। ओके, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं कुछ ऐसी थीम पे, मतलब जिसको हम शायद अपने पोर्टफोलियो से बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं दे सकते, कोई भी अगर आप देखें वक्त हो। मेटल्स को, प्रीशियस मेटल्स को, इंडस्ट्रियल मेटल्स को आप इस वक्त कैसे ले रहे हैं? इंडस्ट्रियल मेटल्स उनके क्लासिकल अगर आप देखें डिमांड सप्लाई सिचुएशंस को देखते हुए, और आज पेरोल के स्टैट्स आने हैं यूएस में, लेट्स सी आई मीन कैसे रहते हैं वो स्टैट्स, बट क्या ये एक इम्पॉर्टेंट कर्व है प्रीशियस मेटल्स में भी टू पिक मेटल्स, और माइट बी गोल्ड एसोसिएटेड स्टॉक्स लाइक गोल्ड फाइनेंस कंपनियां हो गई या फिर गोल्ड फाइनेंस बैंक्स हो गए, इन पर आपका टेक? See, when it comes to metals, as such, अगर आप कोई भी पोर्टफोलियो देखेंगे, वेरी डिफिकल्ट टू प्ले द मेटल साइकिल, क्योंकि मेटल साइकिल में इतने सारे मूविंग पार्ट्स होते हैं कि वेरी डिफिकल्ट टू टेक अ कॉल कि कब घुसना चाहिए कब निकलना चाहिए। तो हमारे पोर्टफोलियो में भी मेटल्स हमेशा एक टैक्टिकल बेट रहा है, एंड इट इज नॉट अ काइंड ऑफ द पोजिशनल बेट, तो उसका होल्डिंग पीरियड काफी छोटा होता है। बट एज ऑफ टुडे हम लोग क्या कर रहे हैं, वी आर ट्राइंग टू प्ले द मेटल स्पेस थ्रू द मेटल द कैपेक्स साइकिल। जो कंपनीज जो मेटल कैपेक्स में हेल्प करेंगी, वी आर ट्राइंग टू प्ले विथ दोस कंपनीज, बिकॉज जितने भी आप फेरस नॉन फेरस कंपनीज देखेंगे, दे आर ऑल इंक्रीजिंग देयर कैपेसिटी इन द नेक्स्ट 1-2 साल, एंड यहाँ पे जो मेटल कैपेक्स प्ले है, वहां पे वी आर ट्राइंग टू बेट कंपनीज विच विल बेनिफिट इन दैट स्पेस। व्हेन इट कम्स टू द प्रेशियस मेटल्स,
obviously, the gold finance companies becomes a natural play there. But as a sector, historically, we have avoided that space because वहाँ पे too much of uncertainty around the gold price movement, उससे आपका balance sheet up down होता है. So that is where we have been avoiding. But as of today, we are trying to play the metal cycle via the metal capex. ओके, मेटल साइकिल को प्ले करना चाह रहे हैं आप, लेकिन अनिरुद्ध जी, आईटी पैक को लेकर अब क्या व्यू बन रहा है? हमने एक रैली देखी, फिर उसे फेल होता हुआ भी देखा, फिर हमने एक रैली देखी, क्या अब एक समतल जमीन आईटी पैक को मिल चुका है? आपका नजरिया क्या है कि आपके पोर्टफोलियो में ये आईटी पैक है, अंडरवेट है और अब यहाँ पर एक्सपोजर बढ़ाना शुरू किया है, क्या व्यू? IT in the month of July, it was a absolute that I would say that dead cat bounce जो हम लोग बोलते हैं, जहाँ पे बिल्कुल जो वैल्यूएशन बहुत अट्रैक्टिव था वहां से काफी बाउंस बैक हुआ है. बट मैं बोलूंगा जो इंडियन आईटी कंपनीज है वो थोड़ा एंटी एआई ट्रेड है, एंड दैट इज वेयर आई वुड से कि इंडियन आईटी कंपनीज आर बेनिफिटिंग विद सम मोमेंटम, क्योंकि जो ग्लोबल एआई जो ह्यूज अपसाइड दिखा था एंड जो ग्लोबल एआई में जो कैपेक्स दिखा था, थोड़ा सा वहां पे कंसर्न बिल्टअप हो रहा है that valuations have gone beyond the comfort zone. तो मैं बोलूंगा थोड़ा सा कैचअप इन इंडियन आईटी कंपनीज हो रही है, क्योंकि एक तो समझ में आ रहा है सबको कि एआई इज देयर, बट एआई को अप्लाई करना पड़ेगा. सो दैट इज वेयर यू नीड द एआई एप्लीकेशंस, जहां पे इंडियन आईटी कंपनीज विल बेनिफिट. हैविंग सेड दैट, एज ऑफ टुडे हमारे पोर्टफोलियो में एक भी आईटी स्टॉक नहीं है, विच वी हैव नॉट बीन हैविंग एनी आईटी स्टॉक पिछले 4 to 6 quarters. तो वो हमारा अवॉइडेंस अभी भी कंटिन्यू रहा है, बट वी आर वेटिंग फॉर अर्निंग्स रिकवरी, बिकॉज अभी जो बाउंस है इट इज मोर अबाउट अ वैल्यूएशन बाउंस. अर्निंग्स रिकवरी होना भी बाकी है. जब तक वो दिखेगा नहीं, वी वुड वांट टू वेट एंड वॉच. बट विद इन द आईटी मैं बोलूंगा जो मिड कैप स्मॉल कैप आईटी है वहां पे द ग्रोथ लुक्स मच बेटर, बट वैल्यूएशंस आर एक्सपेंसिव, तो थोड़ा वहां पे वी आर अवॉइडिंग एज ऑफ नाउ. ऑलराइट, अनिरुद्ध जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना समय देने के लिए हमें. हैव अ हैप्पी वीकेंड. मीनवाइल मार्केट में कुछ स्टॉक्स हैं जहां अपना अलग ही मोमेंटम है. वो रैडिको खैतान रखिएगा, 4500 अब इस समय रैडिको खैतान. जी हाँ, ध्यान रखिए, कैश की क्लोज हो चुकी है. एफएनओ में अभी भी ट्रेडिंग हो रही है और पिछले कुछ मिनटों में ज़बरदस्त मूव आया है एफएनओ में. 44 रुपये ऊपर है, कैश में 13 रुपये ऊपर बंद हुआ था. सोना BLW लेकर आइए. कल करेक्ट हो गया था सोना BLW, आपको याद होगा. आज जितना कल करेक्ट हुआ उससे ज़्यादा वापस गेन, और 4.25% ऊपर ये स्टॉक आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा. लॉरस की बात वीरू ऑलरेडी कर चुके हैं तो रिपीट नहीं करूंगा, लेकिन मन्नापुरम रखिएगा एक बार जरा. मन्नापुरम यहाँ पर डे हाई पर आया स्टॉक और यहाँ पर भी अच्छे मूव्स आ रहे हैं. आई थिंक लॉरस लैब्स, सॉरी ग्लेनमार्क फार्मा आई थिंक गाबा सर ने पिक किया, राजेश ने पिक किया BTS. हाँ, राजेश ने BTS लिया था. आई थिंक सुबह गाबा सर की भी पिक थी, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग. यहाँ पर अच्छे मूव्स आ रहे हैं. इसके अलावा संवर्धन तो है ही, और एक्ल फाइनेंशियल यहाँ अच्छे मूव्स आ रहे हैं. अब देखिए दिक्कत क्या है कि कैश में ना वॉल्यूम्स काफ़ी कम है अभी भी, तो इसके लिए इतना कहना थोड़ा मुश्किल होगा. लेकिन रैडिको खैतान पर मैं राजेश अग्रवाल जी एक व्यू लेना चाहूँगा. अच्छा, वैसे फ्राइडे का सेशन है, कुछ देर में उसकी बात भी होगी, लेकिन रैडिको पर क्या व्यू रख रहे हैं? अब 4500 का भाव हो गया है. ये एक ऐसा स्टॉक है जो अफसोस देता है, क्योंकि हमने बहुत पहले निकाला, बहुत जल्दी निकल गए, बट अभी भी जो नंबर्स आ रहे हैं और जो कुछ न्यू प्रीमियम लॉन्चेस इन्होंने की, उसके बाद नंबर्स में और भी सुधार आया. बट इस वक्त मुझे लगता है कि थोड़े से वैल्यूएशन स्ट्रेच हो गए हैं. हो सकता है मोमेंटम में ये स्टॉक 4600-4700 तक चला जाए, लेकिन इस वक्त नई खरीदारी की सलाह इस पर नहीं है. एक काम करते हैं, अब टाइम तो हमें किल करना ही है, तो एक काम करते हैं, ये जान लेते हैं कि वीकेंड पे करना क्या है. ऑब्वियसली कुछ टाइम तो हम स्पेंड करेंगे ये जानने में कि इस वीक में कैश में हुआ क्या था, तो वो थोड़ा सा वो भी पढ़ेंगे. लेकिन इसके अलावा अनवाइंड करने के लिए क्या क्या करें राजेश जी? देखिए, अनवाइंड करने के लिए OTT पे कुछ एक अच्छे ऑप्शंस है. जैसे मैं वापस आऊंगा, जो इम्तियाज अली की मूवी दिलजीत की लगी थी, पहले उतनी चली नहीं, बाद में क्रिटिक्स ने बहुत प्रेज किया और उसके बाद मोमेंटम पकड़ा. मुझे लगता है कि ये जिसकी छूट गई उसे देखनी चाहिए. एक बहुत अच्छी वेब सीरीज आ रही है ऑपरेशन सफेद सागर, जो कि एक मिलिट्री ड्रामा है इंडियन एयरफोर्स का, गोल्डन एरो स्क्वाड्रन करके, कारगिल वार के दौरान. उसमें कास्टिंग अच्छी है, सिद्धार्थ, जिमी शेरगिल, अभय वर्मा, ये तो ये 2 हिंदी में. इसके अलावा लेनिन करके एक मूवी है जो अखिल अकेनी की,
वो महाभारत से इंस्पायर्ड है। मुझे लगता है कि वो एक्शन ड्रामा बहुत अच्छा होगा। एक छोटी तमिल मूवी है दया मुरली करके, डीसी करके है, और 2 श्रेया के लिए हो सकती है, एक सुपर मैरियो गैलेक्सी और एक कोरियन जो कि इन्हें बहुत पसंद है, आवर स्टिकी लव। अब अगर थिएटर की अगर आप बात करो तो सारी छोटी मूवीज हैं हिंदी में जो भी है। ओ माय डॉग जिसमें पंकज त्रिपाठी, पवन मल्होत्रा है, आर्य भट्ट का जीरो, हिमांशु कोहली की फैमिली ड्रामा, हनुमान शरण जो नीर करोली बाबा के ऊपर बनी हुई है। ये सारी मुझे नहीं लगता कि कोई थिएटर में जाने लायक है। कभी ओटीटी पे आएगी तो लोग देख लेंगे। डीसी करके एक है बड़ी मूवी जो रिलीज हो रही है, पैन इंडिया एक्शन क्राइम थ्रिलर है, तमिल, तेलुगु और हिंदी लैंग्वेजेस में, वो देखी जा सकती है। एक मूवी माधवन की है लेकिन वो कोइंसिडेंटली हिंदी में रिलीज नहीं हो रही, क्यों नहीं हो रही पता नहीं। बायोग्राफिकल मूवी है जीडी नायडू के ऊपर में। तो ये कुछ एक ऑप्शन है, अदरवाइज कैश की स्टडी करनी पड़ेगी। मैं वैसे ही कहता हूँ राजेश जी, एक बहुत दिनों बाद एक सीरीज देखी थी लास्ट वीकेंड पे, मुसाफिर कैफे। जमाने बाद कोई सीरीज बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छी लगी। उसका सेकंड सीजन भी अनाउंस हो गया है। हाँ, अच्छा 5 तारीख को होगा। हाँ, वैसे राजेश जी आई थिंक जो आप बात कर रहे थे श्रेया के लिए, आई थिंक वो कोरियन ड्रामा के लिए कह रहे होंगे। वैसे सुपर मारियो तो आई थिंक मैं देखना पसंद करूँगा। आई थिंक बचपन से मारियो एक ऐसा गेम रहा है जो आई थिंक मैं आज भी खेलता हूँ वैसे जब भी समय मिले। कीपैड वाले मोबाइल में वो अलग ही लेवल था उसमें, वो अलग ही मजा आता था। हाँ, वो ज़माना अलग था। वो जो गेम बने थे उस ज़माने में आई थिंक आज तक मैच नहीं हुए। मारियो था, रोड रैश था, ऐसे कई थे वैसे उस समय के गेम्स। कॉन्ट्रा, बिविंग्स, रोड फाइटर है ना? बिल्कुल बिल्कुल। मुसाफिर कैफे के बाद वो कैफे काफी फेमस हो गया वीरेंद्र जी। अब तो लोग जा जाकर वो कैफे स्पेशली देखते भी हैं। और स्टिकी लव, थैंक यू राजेश जी, ये देखूंगे मैं। केफ ड्रामास की बहुत बड़ी फैन हूँ, ये तो देखना बनता है। श्रेया ने एक और इंटरेस्टिंग चीज बताई मुझे, आज बियर डे भी है। हाँ, आज नेशनल बियर डे। जब आप रेडिको खैतान की बातें कर रहे थे सर, तो मैं आपको याद दिलाना चाह रही थी कि आज नेशनल बियर डे है। चलिए देखिए, आपको जो पसंद आए वो देखें। और नेशनल बियर डे भी है। मीनवाइल 3:29 हो चुके हैं। मैं एक एग्जैक्ट टाइम देखना चाह रहा था, 3:29:20। इसका मतलब सेटल हो गया मामला। जी हाँ, समहाउ सेंसेक्स का मामला सेटल हुआ है। सेंसेक्स का मामला सिर्फ 8 पॉइंट ऊपर 78,491 के मुकाबले 78,499। निफ्टी भी सेटल हो गया, 24,570 पर सेटल हुआ है वर्सेस 24,557। सो सिर्फ 13 पॉइंट का डिफरेंस है। और ये सेंसेक्स का मामला है, सिर्फ 8 पॉइंट। निफ्टी का भी रख दीजिए। ये देखिए क्या शानदार ग्राफिक्स बनाया हमारी टीम ने। अब आपको पता चल जाएगा कि कितना डिफरेंस है। बैंक निफ्टी का भी रख दीजिए एक बार जरा। बैंक निफ्टी का सेटलमेंट 57,746 पर वर्सेस 57,801 का। ये 2 बार माइनस आ गया, इसको थोड़ा ठीक कर दें, है ना। और बाकी तीनों इंडेक्स भी एक साथ दिखा दें अगर एक बार है हमारे पास तो। और ये देखिए, ये अब क्लियरली चीज़ें नॉर्मल हो रही हैं धीरे धीरे। इशू ये है कि ये नॉर्मलसी जो है ना, ये एक्सपायरी वाले दिन होनी चाहिए, तब मायने होंगे। और एक बार ना चीज़ें नॉर्मल होंगी, उसके बाद फिर वापस वॉल्यूम्स आएंगे मेरे ख्याल से। जब लोगों को लगने लगा कि अब चीज़ें वापस नॉर्मल हो रही हैं, तो आई थिंक शायद थोड़ा सा वापस वॉल्यूम भी आएगा। चलिए अब एक काम करते हैं। अब हम वेट कर रहे हैं फ्यूचर्स की क्लोजिंग का, जो 340 पर होगी। तब तक एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आई है सेबी की तरफ से, जो सेबी की सालाना रिपोर्ट है। पिछले 2-3 साल से फोकस था कि डे ट्रेडर्स काफ़ी पैसा लूज़ कर रहे हैं। इस बार सेबी की रिपोर्ट एक इंटरेस्टिंग चीज़ बता रही है कि F&O में वॉल्यूम्स घटे हैं और लोगों का फोकस थोड़ा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की तरफ बढ़ रहा है। श्रेया से जानते हैं आखिर क्या कह रही है रिपोर्ट। श्रेया, राइट सर, जो सेबी चाहता था वही होता हुआ नजर आया, क्योंकि एनुअल रिपोर्ट में काफी इंटरेस्टिंग डेटा सामने निकल कर आए हैं। एक एक करके रखती हूँ। और इनफैक्ट F&O वॉल्यूम में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। तो F&O में बड़े बदलाव हुए हैं। सबसे पहले ऑप्शंस की बात कर लेते हैं। NSE और BSE के ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट की संख्या काफी घटी है। आप स्क्रीन पर ये आंकड़े देख पा रहे हैं। फाइनेंशियल 27 में जहाँ 13,321 करोड़ के आसपास से कॉन्ट्रैक्ट्स हुआ करते थे, अब वो फाइनेंशियल 26 में घटकर 6,460 करोड़ के आसपास रह गए हैं। यानी कि 50% से ज्यादा की गिरावट यहाँ पर हमें ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स में देखने को मिली है। इतना ही नहीं, सिर्फ ऑप्शंस ही नहीं, आप इंडेक्स फ्यूचर्स की बात करें तो यहाँ पर भी बड़ी गिरावट देखने को मिली है। वॉल्यूम घटा है और NSE पर इंडेक्स फ्यूचर्स का टर्नओवर
88 लाख करोड़ से घटकर अगर आप देखें फाइनेंशियल ईयर 26 में 73 लाख करोड़ रुपए हो गया है, तो यहाँ पर भी गिरावट 17% की देखने को मिल रही है। वही स्टॉक फ्यूचर्स का टर्नओवर भी 375 लाख करोड़ से घटकर 320 लाख करोड़ हो गया है, यानी कि यहाँ पर भी आप देखें तो 15% की गिरावट देखने को मिली है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ पर ये देखने लायक कि प्रीमियम टर्नओवर में एनएससी और बीएससी के बीच में एक बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। ये देखिए आंकड़े काफी इंटरेस्टिंग नजर आ रहे हैं। एनएससी का प्रीमियम टर्नओवर 136 लाख करोड़ से घटकर करीब करीब 125 लाख करोड़ हो गया फाइनेंशियल ईयर 26 में, तो 8% की यहाँ पे गिरावट देखने को मिल रही है। वही बीएससी का देखिए किस कदर बढ़ा है, जो फाइनेंशियल ईयर 25 में 22.5 लाख करोड़ के आसपास थी, वो अब 48 करोड़ के आसपास लाख करोड़ के आसपास हो गई, यानी कि यहाँ पर 115% का गजब का इजाफा देखने को मिला है। तो बीएससी यहाँ पर अपनी पकड़ जो है मजबूत करती हुई नजर आई है। अब सवाल ये कि एफएनओ वॉल्यूम आखिर घटा क्यों है, तो जो चाह रहा था सेबी, तो इसके पीछे कई रेगुलेटरी चेंजेस थे। महीने में एक्सपायरी की संख्या कम हो गई है और हर एक्सचेंज पर सिर्फ एक वीकली इंडेक्स एक्सपायरी की इजाजत है, और उसमें अगर आप देखें तो एनएससी पर बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी खत्म हुई है, तो बीएससी पर बैंकेक्स की वीकली एक्सपायरी भी खत्म हुई है। और साथ ही इसके अलावा इंडेक्स फ्यूचर्स का कॉन्ट्रैक्ट साइज बढ़ाया गया था सेबी की तरफ से, मार्जिन्स के नियम सख्त किए गए थे, आपको याद होगा, और फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस पर एसटीटी भी बढ़ाया गया था, जिसको लेकर बड़ा बवाल मचा था, लगातार चर्चा हुई थी इस पर। तो यानी सेबी के इन सभी कदमों का मकसद था कि एफएनओ में एक्सेसिव और स्पेक्युलेटिव ट्रेडिंग कम हो, जो कि होती हुई नजर आई है इस बार के डेटा में। तो इंटरेस्टिंग डेटा सेबी की तरफ से एनुअल रिपोर्ट में निकलता हुआ नजर आया। बिल्कुल, काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ कही वैसे श्रेया ने, और सिंपल है। एक तरीका एफ&ओ ट्रेडिंग कम करने का है कि एक्सपायरी ख़त्म कर दी थी। एक तरीका शायद ये भी है कि अब जो कैश है इससे भी मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा एक इम्पैक्ट आएगा। और देखिए एक चीज़ बताओ ना, ये थोड़ा सा सही भी है कि थोड़ा सा लोग ज़्यादा इन्वेस्टिंग की तरफ अगर फोकस करें तो उस पर। वैसे एक चीज़ मैं ऐड करूँगा, ये जो बीएससी वर्सेस एनएससी की जो बात हो रही थी, इसमें सिर्फ ऑप्शन के प्रीमियम के टर्नओवर के मार्केट शेयर को ना देखें, क्योंकि ये तो देखिए ये तो लॉजिकल था। बीएससी पिछले साल तक ऑलमोस्ट जीरो के करीब था, उसके बाद धीरे धीरे उनकी एक्टिविटी पिकअप होनी शुरू हुई थी। तो अभी भी गैप काफ़ी है, 125 लाख करोड़ वर्सेस 48 लाख करोड़, और फ्यूचर्स का भी डेटा इसमें जोड़ें तो आई थिंक वो ज़्यादा अच्छी पिक्चर प्रेजेंट करेगा। और कैश में तो एनएससी का भी लायंस शेयर है ही, तो ये भी चीज़ रहेगी। खैर एनीवे, आज वीरो कैश का मामला जो है बिल्कुल अच्छे से सेटल हुआ है, ये अच्छी चीज़ है मार्केट के लिए। बिल्कुल अनुज, जरा प्लीज डायरेक्टर साहब ग्राफिक्स रखिएगा। 196 पॉइंट्स ऑन फर्स्ट डे, 152 पॉइंट ऑन मंगलवार को ही हुआ था, याद रखिएगा। फिर उसके बाद 54 पॉइंट्स ऑन बुधवार, 8 पॉइंट गुरुवार और 13.5 पॉइंट, यानी जो अनुज बात कर रहे थे ना कि लेट्स सी एक्सपायरी डे पे क्या होता है। मेरे ख्याल से एक्सपायरी डे पे भी शायद जिस तरीके से ये डिफरेंशियल पॉइंट रिड्यूस हुए हैं, वो जो था ना, आई मीन प्रीमियम डीके, उसको शायद बढ़ाएगा, याद रखिएगा। अब तक नहीं हो रहा था, और मेरे ख्याल से हर आदमी एडवांटेज लेने की कोशिश कर रहा था, बायर भी सेलर भी। इसलिए अगर आप देखें वो प्रीमियम्स क्रैश नहीं हो रहे थे। मेरे ख्याल से इस प्रकार से ये डिफरेंशियल सेटल हुए हैं, वो चीज़ देखने को मिलेगी ग्रेजुअली। क्या कहते हैं आप सौमिल, वो जो फैक्टर था जो प्रीमियम क्रैक नहीं हो रहे थे, क्योंकि पहले दिन का डिफरेंशियल ही कितना बड़ा था, आपको लगता है जिस प्रकार के अब एडजस्टेड क्लोज आए हैं पिछले 2 दिन में, अब वो प्रीमियम डीके देखने को मिलेगा मंगलवार को? एब्सोल्युटली, अभी लास्ट 2 दिन में जो गैप्स कम हुए हैं, मुझे लगता है कि अब थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ रहा है, और पार्टिसिपेंट्स जैसे जैसे थोड़ा बढ़ेंगे, कॉन्फिडेंस बढ़ते हुए मुझे लगता है कि गैप और भी कम होते जाएगा। लेकिन नाउ थोड़ा सा सेटल लग रहा है, थोड़ा सा बेटर लग रहा है। आई वुड से वेट अनदर 1 वीक एंड वी विल बी एबल टू, और थोड़ा बेटर कॉन्फिडेंस हमें आ जाएगा एंड विल बी फाइन। ये जो स्टेप लिया है, आई एम श्योर इट इज फॉर गुड, और यहाँ से हमें अच्छे ही रिजल्ट्स देखने मिलेंगे, आई एम श्योर। ये टेबल है जो वीरू रेफर कर रहे थे, ऑब्वियसली आज का डेटा बहुत सिंपल है, 13 पॉइंट, ये आज हमने सुबह भी दिखाया था। मंडे को डिफरेंस था 196 पॉइंट का, ट्यूसडे को डिफरेंस था 152 पॉइंट्स का, वेंसडे को ये डिफरेंस था 54 पॉइंट्स का, कल यानी थर्सडे को डिफरेंस रह गया था सिर्फ 8 पॉइंट का, और आज भी ये डिफरेंस है 13 पॉइंट का। 20 से 25 पॉइंट तक का डिफरेंस ठीक है, उतना तो कई बार। अब जैसे मैं आपको बताता हूँ, अब जैसे हिंडाल्को है, हिंडाल्को में अब मुझे लग रहा है कि कई लोग अब हिंडाल्को वर्सेस फ्यूचर्स रखेंगे आप टुवर्ड्स द एंड। अब कई लोग ये इस तरीके की ट्रेड लेना चाहेंगे, है ना, भाई मार्केट के नंबर्स आ गए, सब कुछ हो गया है, कैश अवेलेबल नहीं है, सिर्फ फ्यूचर अवेलेबल है, तो आप उसमें ट्रेड कर रहे हैं।
बहुत लोगों का एक इस पे बुनियादी सवाल ये है कि जब कैश ही नहीं ट्रेड करे तो फ्यूचर क्यों ट्रेड करे, ऑप्शन क्यों ट्रेड करे। आई थिंक इस पर भी डिबेट हो सकती है, लेकिन वो किसी और दिन के लिए। लेकिन अभी के लिए तो जो चीज़ की एक अच्छी चीज़ ये है कि कम से कम अब वो जो पहले 2 दिन हमने एकदम कंप्लीट इधर उधर के मूव्स देखे थे वो तो नहीं हुए, लेकिन असली टेस्ट फिर मंगलवार को होगा क्योंकि उस दिन एक्सपायरी है। जो कल सेंसेक्स में हुआ था वो नहीं होना चाहिए बेसिकली, तो असली टेस्ट आपका मंगलवार को ही आएगा वीरू। असली टेस्ट अगर आप देखें इस कैरेक्टर का होगा मंगलवार को। एक दो लास्ट स्टॉक और मार्क कर देता हूँ यहाँ पर, जहाँ पे अगर आप देखें आज बहुत अच्छे मूव रहे। और फाइनली अगर आप देखें आज का जो विनर है वो है मदरसन। आई मीन क्या गजब का मूव, 170 पे पोस्ट अर्निंग। आज सुबह दोपहर में मैं इनकी मैनेजमेंट से बातचीत कर रहा था, एक बहुत स्ट्रॉन्ग कमेंट्री दी थी। ऑल टाइम हाई 170, उसके बाद फार्मा बास्केट में औरबिंदो फार्मा ऑल टाइम हाई। ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि आज इसने जिन्होंने ऑल टाइम हाई क्रिएट किया। उसके बाद जरा देखिए आप सोना BLW ये भी 822 पर, याद रखिएगा, अपने करियर हाइस पे क्लोज हुआ। यानी आज जो टॉप डेरिवेटिव गेनर्स हैं उसमें से तीनों के तीनों ऑल टाइम हाई पे क्लोज हुए। और उसके बाद वो स्टॉक्स आते हैं जिन्होंने रिवर्सल दिया, उसमें फोर्टिस हेल्थ केयर, उसमें ग्रासिम एंड मोस्ट स्पेशली दैट हीरो मोटोकॉर्प जो कि रिवर्सल मोड में है, आज काफ़ी अच्छा क्लोज देके जा रहा है। और आईटी से जिन्होंने स्टॉक्स ने टुवर्ड्स क्लोज अपने उस मोमेंटम को कायम रखा, उसमें मैं सबसे ऊपर रखूंगा एलटीएम को। सुबह CNBC आवाज़ के पैनल पे कॉल पिक की गई थी, आईटी पे आपको कंस्ट्रक्टिव व्यू दिया गया था एंड क्लोज अबाउ 200-day exponential एवरेज आफ्टर 2 Feb। सबसे इंप्रेसिव क्लोज मिड कैप आईटी में और एक अच्छा क्लोज लार्ज कैप आईटी में, फ्रंट लाइन आईटी में टीसीएस पे अबाउ 100-day exponential एवरेज। अनुज, ओवर टू यू। बिल्कुल वीरू, और सच बताऊं तो मार्केट में 1 मिनट 41 सेकंड बचा है अभी मार्केट की क्लोजिंग में। कुछ फटाफट फ्यूचर्स के रेट देख लेते हैं जहां पर टुवर्ड्स द एंड अच्छे मूव्स आए। संवर्धन मदरसन 10%। अब फ्यूचर्स के रेट रखिएगा मेनली। आज के टॉप गेनर्स में संवर्धन मदरसन रहा 10% के गेंस के साथ। औरोबिंदो फार्मा 4.5%। औरोबिंदो ने अच्छी गूगली डाली वैसे। अच्छा, इसकी बात करना हम थोड़ा सा भूल गए थे इस शो में। कल चलना चाहिए था इसको, बट कल नहीं चला। कल कर क्या था वही कई बार किया इसने औरोबिंदो ने, और औरोबिंदो के साथ कई बार मैंने देखा है कि अच्छे नंबर पे उस दिन नहीं चलेगा, उस दिन कल सब स्टॉप आउट हो गए होंगे। जिसने लिया होगा सबका कल स्टॉप लॉस लगा के मजे से आज चल गया, है ना। इसके अलावा सोना BLW, आई थिंक यहाँ अच्छे मूव्स आए 4% के। एम्फेसिस यहाँ पर भी अच्छे मूव्स थे। भारत फोर्ज, अच्छा भारत फोर्ज रखिए एक बार जरा, भारत फोर्ज का कैश वर्सेस फ्यूचर रखें एक बार, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। एम्फेसिस में भी काफ़ी अच्छा मूव आया भारत फोर्ज। अब ये कुछ स्टॉक्स हैं जहाँ पर टुवर्ड्स द एंड अच्छे मूव्स आ रहे हैं। ये तो हो गए लॉन्ग साइड की तरफ। कुछ शॉर्ट साइड वाले भी दिखा देता हूँ आपको जहाँ पर टुवर्ड्स द एंड थोड़ी सी शॉर्टिंग हुई। एक बार आप रखेंगे LIC हाउसिंग फाइनेंस, आई थिंक यहाँ थोड़ी सी टुवर्ड्स द एंड शॉर्टिंग हुई। वैसे भी आज थोड़ा सा NBFCs वीक थे, तो ये थोड़ा सा रिलेटिवली वीक रहा। 504 का स्पॉट का क्लोज था, 494 का फ्यूचर का क्लोज आया। आई थिंक थोड़ी सी शॉर्टिंग टुवर्ड्स द एंड येस बैंक में हुई, हालांकि उसमें आपको दिखाई नहीं देगा क्योंकि स्टॉक इतना लो टिकट है 22 रुपये का, तो उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंशियल नहीं है। लेकिन 2269 वर्सेस 2267 पूरा प्रेशर जो है F&O में ये एंड में आया है, कैश में इतना प्रेशर नहीं था। मैक्स फाइनेंशियल एक और स्टॉक है जिसमें टुवर्ड्स द एंड थोड़ी सी शॉर्टिंग हुई है, क्योंकि स्पॉट में आपको उतना इम्पैक्ट नहीं दिखाई देगा जितना आपको फ्यूचर में इम्पैक्ट दिखाई देगा मैक्स फाइनेंशियल के। तो चलिए, F&O की मार्केट भी बंद हुई, कैश की मार्केट बंद हुई और सारी की सारी मार्केट सब बंद हुई। और मंडे मॉर्निंग को अब वापस वीरू आएंगे और फिर मंडे मॉर्निंग को काफ़ी इंपॉर्टेंट क्यूज़ होंगे। आज शाम को US का जो पेरोल का डेटा आएगा उस पर मार्केट रिएक्ट करेगा एंड ऑब्वियसली वीकेंड पे देखते हैं ट्रंप और ईरान वाला मामला किस तरफ बैठेगा। जी हाँ, ट्रंप क्या गुल खिलाएंगे वीकेंड पर, वो सबके रडार पे रहेगा। बाकी हमारी मुलाकात होगी इस पूरे प्लान की आपसे सुबह सुबह मॉर्निंग कॉल और मुनाफे की तैयारी में। तब तक के लिए नमस्कार एंड हैव अ नाइस वीकेंड।